अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। रोही एट 10 में खुश आमदीद। एक नई सुबह और एक हसीन दिन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट दुरेश शहवार। और नाजरीन, आज जिस तरह दिन का आगाज हुआ है, आपको पता है कि जो है वो ठंड थोड़ी सी बढ़ चुकी है और हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उस ठंड की तैयारी जो है वो अभी से करना शुरू करें। मैं भी आज जब आ रही थी तो मैंने फील किया कि जो है वो थोड़ी सी ठंड जो है वो सुबह के टाइम है। आज तो खैर यहाँ पर लाइट भी नहीं थी तो हमने फिर जल्दी में अपनी तैयारी की है, हम तो पहले करके रखते हैं। और इसके साथ ही हमेशा की तरह एक खूबसूरत छोटी सी बात जो हम करते हैं वो ये है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में माजी का जो बोझ है वो उठाकर घूम रहे होते हैं। तो बराए मेहरबानी, अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और कामयाब होना है तो अपनी ज़िंदगी में जो माजी का बोझ है या कोई तल्ख बात है या कोई तल्ख याद है तो यह है कि उसको अपने जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ कर देखते रहेंगे तो फिर आप आगे किस वक्त देखेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आगे देखें, अपनी ज़िंदगी में आगे फ्यूचर पे फोकस करें और अपनी जो माजी की कोई भी बोझ है, याद है, तो यह है कि उसको साइड पर रख दें। और खुश होने के और इसके लिए आपको मुस्बत रवैया बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जो है मुस्बत रवैया आपकी ज़िंदगी में खुशी, सुकून लेकर आता है। तो यह है कि अपनी माजी की बातों को भूल जाइए और अपनी कामयाबी जो है उसकी तरफ चलिए। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने कहा, मौसम जो है वो बदल रहा है, तब्दील हो रहा है और सर्दी की तरफ है जी हम लोग सब जा रहे हैं। तो ये कि उसके लिए थोड़ी सी तैयारी जो है वो लड़कियों को बहुत होता है। लड़कियों को, वैसे तो सभी को होता है कि जी स्किन केयर करनी चाहिए, मॉइस्चराइज़र ले लो, लोशन ले लेते हैं और जो है आप अपनी स्किन का ख्याल रखें और रखना भी चाहिए। उसके लिए आज हमारे पास जो आज मौजू है डिस्कशन का वो बहुत अच्छा है। वो ये है कि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ब्यूटिशियन सानिया वसीम, जो कि हमें बताएंगी कि आप अपनी स्किन केयर कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो दूसरा मौजू है, जो दूसरी मेहमान है हमारे साथ, उनका नाम है दुआ बुखारी, जो कि आरजे हैं, रेडियो पाकिस्तान की और सोशल वर्कर भी हैं। तो इन दोनों से आज बहुत अच्छी मज़ेदार गुफ्तगू का जो है वो हम सिलसिला जारी रहेगा। चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपनी पहली गेस्ट से, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सानिया वसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश आमदीद करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप सुनाइए कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आजकल चल रहा है और कुछ अपने बारे में बताइए। अपने बारे में, मेरे बारे में आप क्या जानना पसंद करेंगे? पता है मैं एक ब्यूटिशियन जो होती है, देखें आज का जो शो है इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो मसाइल हैं वो हमारे पास हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे आपकी ब्यूटी, पर्सनैलिटी और स्किन से रिलेटेड, और उसके लिए जो है सानिया हमें गाइड करेंगी। तो सानिया, ये जो मौसम तब्दील हो रहा है, लड़कियों को स्पेशली ख़वातीन को बहुत होता है कि भाई जो है स्किन पर ड्राइनेस नहीं आए और जो है कलर कॉम्प्लेक्शन भी हमारा बहुत अच्छा रहे और स्किन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेश रहे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने स्किन टाइप पता होना चाहिए ना कि हमारा स्किन किस टाइप का है। ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन स्किन्स होती हैं, फिर उसके हिसाब से फिर हमें सब कुछ मेंटेन करना चाहिए। ठीक है। अब उसमें देखें हमारा इंटरनल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, एक्सटर्नल चीज़ें भी हैं। पहले तो आपको इंटरनल देखना चाहिए कि हम अपना खाने पीने में हमारा क्या है। तो उसके साथ चटपटी चीजें भी खा रहे हो तो कहते हैं सोशल मीडिया पे कुछ लोग सब कुछ खा रहे हैं, दिखा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन स्किन देखें कितनी अच्छी खूबसूरत है। तो ऐसे में ये तो फिर वही बात। अच्छा, फिर इस चीज को अभी आपने कहा कि अपने दुखों से निकल कर, माजी से निकल कर उस पे है कि आप जितना टेंशन में होंगे, टेंस होंगे, वो भी सबसे बड़ा मैटर करता है। अगर कुछ खा पी रहे हैं या उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम अपना मेंटल लेवल भी सही रखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इस वजह से भी नहीं, अगर आप खुश हैं तो ये है कि वो आपकी स्किन पे, वैसे ये बात हकीकत है, बड़ी अच्छी बात की है सानिया ने। अगर आप खुश हैं, अंदर से हैप्पी हैं और आपको टेंशन नहीं है, यू आर टेंशन फ्री, तो ये चीज आपकी स्किन पे नजर आती है, ये चीज आपके फेस और पर्सनैलिटी में नजर आती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपके हर चीज जो आपकी लाइफ में गुजर रही होती है वो आपके फेस पे उसके एक्सप्रेशन होते हैं। एग्जैक्टली। हाँ जी। और इसके लिए ये है कि बताएं कि अगर जैसे लड़कियां हैं और खवातीन परेशान होती हैं कि भाई अच्छा मौसम चेंज हो रहा है तो फौरन जो है कोई खास कंपनी के मॉइस्चराइजर की तरफ जाएं या जो है कॉस्मेटिक्स जो है उसमें इजाफा किया जाए, आप इस बारे में क्या कहेंगी कि हमारे लिए बेहतर क्या है मौजूदा दौर के हिसाब से? सबसे पहले तो देखें क्लींस, टोनर, फिर उसके बाद मॉइस्चराइजिंग, ये तीनों चीज़ें तो मस्ट है ना कि आपको स्किन के लिए
अपने प्रिपेयर रखना चाहिए। CTM क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, CTM बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और उसके लिए ये है कि फिर वही बात आ जाती है, आप अपना स्किन को देखें, आप अपना मेकअप रिमूव करें लाजमन। बास टाइम ऐसा होता है कि आप लोग रात को अपना मेकअप रिमूव नहीं करते हो, नहीं करते हैं। बास टाइम ऐसे होती हैं मोस्टली तौर पर मैरिड्स खवातीन जो रात को बस सो गया ऐसे ही, तो फिर वो जो रिएक्शन करता है मेकअप आपके फेस पे, वो सबसे ज्यादा आपको खराब करता है, आपकी स्किन को, आपका pH लेवल खराब हो जाता है। अच्छी बात की है सानिया ने कि जो मेकअप है वो कुछ हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, आप आए हैं, घर आकर बैठे हैं, तो पहला काम ओनली 5 मिनट्स आप खुद को दें, 5 मिनट खुद को लाजमी, ये तो लीस्ट टाइम है ना। बिल्कुल। वरना कोशिश करें हम अपने आप को टाइम दें। बिल्कुल दें। अभी हम बल्कि जब पहले शो से पहले गपशप होती है तो उसमें मुझे सानिया ये चीज बता रही थी कि हमारी जिंदगी में पर्सनैलिटी का मेंटेन होना कितना जरूरी है। तो वो लोग जो ये बात सोचते हैं कि ये चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है, आप ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए जो भी कोशिश कर रहे हैं, आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, नए मौके और जो है उनकी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी आप को भी टाइम दें, अपने आप को मेंटेन रखें, क्योंकि अगर आप खूबसूरत लगेंगे, आप खूबसूरत महसूस करेंगे। ये चीज़ है जो बहुत कम लोग फील करते हैं। क्या ख्याल है? कहते हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और खुद को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो अपने लिए होता है। देखें, बाकी की तो ड्यूटीज आप पूरे कर रहे हैं और वो पूरा करना है, तो जो अपने ज़ात के लिए है, अपने लिए भी करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बड़ी अच्छी बात की सानी, इसको हम जारी रखेंगे इस गुफ्तगू को। हमारे साथ जो है वो अभी ज्वाइन किया है हमारी दूसरी गेस्ट ने, जो कि दुआ बुखारी हैं और वो आरजे हैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ बहुत अच्छी बात जो है, जो सोशल वर्कर हैं और वो कम्युनिटी सर्विस के लिए काम कर रही हैं, तो हम जानेंगे उनके बारे में और उनकी लाइफ के बारे में। अस्सलामुअलैकुम दुआ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। ये बताइए कि क्या चल रहा है आजकल, और ये कि पहले तो ये कि खुशामदीद, आपने टाइम दिया, आप आई, और ये बताएं कि क्या चल रहा है आजकल? आजकल बस जो रेडियो के प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं, आज भी है, कल है, और उसके अलावा सोशल वर्क मेरा चलता रहता है साथ ही, माशाल्लाह, क्योंकि वो तो कभी मैंने रोका ही नहीं, चाहे हालात जैसे भी हों, सोशल वर्क मेरा चलता रहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है सब, माशाल्लाह, दैट्स नाइस। देखिए दुआ, बल्कि अभी हम बात कर रहे थे ना, जैसे ये आई हैं तो हमने बातचीत किया, तो उसमें दुआ ने मुझे बताया कि मैं तो अभी मैंने जाना है अपने प्रोग्राम के लिए, मतलब इसके बाद फौरन ही जाना है। तो ये है कि देखिए, जिंदगी में आपकी जॉब है, कुछ भी है, लेकिन ये सोच रखना कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए टाइम निकालें, हम चैरिटी करें, हम सोशल वर्क करें, अपने पब्लिक रिलेशन, अपना PR इस्तेमाल करते हुए अपने सर्कल से कुछ ना कुछ जिंदगी में एक अच्छा एक हिस्सा डालते रहें, तो एक बड़ी पॉजिटिव सोच है। और ये मोटिवेशन हमें दुआ से मिलती है कि उन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ जो है वो कम्युनिटी सर्विस जारी रखी है। अच्छा दुआ, ये बताएं कि किस किस्म का, मतलब किस सेक्टर पर काम हो रहा है? मतलब अच्छा, बेसिकली जो सेक्टर्स हैं इस वक्त मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा जिसको ज़रूरत है, बेसिक नीड्स सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए फूड इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्लोथ्स इम्पोर्टेंट है, आपके लिए एक घर, एक छत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो मैं इन 3 फैक्टर्स पे ही काम कर रही हूँ। और इसके साथ साथ आजकल शादियों का सीजन है, हाँ जी, हाँ तो मेरे पास केसेस आते हैं गरीब बच्चियों की शादी के, तो मैं उनकी शादियाँ करवाती हूँ। मतलब हम लोग मिल के सब डोनेट करते हैं और ये काम करते हैं। बात क्या होगी? और राशन का काम मैंने स्टार्ट किया है व्हेन ये पेंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था, कोरोना, तब से, मतलब कि उससे पहले भी करती थी, लेकिन बड़े लेवल पे अब स्टार्ट किया आफ्टर कोरोना। यानी इसमें इतनी माशाल्लाह इतनी बरकत हो गई है कि अब आप ऐसा ही बड़े लेवल पर उस चीज को कर रहे हैं। यकीन माने कि हर मंथ हमारे पास केसेस बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। हाँ जी, ये है। देखिए सारी सी बात है, आपका जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है वो कंट्रीब्यूट करता है, और इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आप उस चीज को अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि वो किस लेवल पर चली जाती है। बेशक। तो ये अभी आजकल जो शादियों का सीजन है, तो कितनी बच्चियां जो हैं जिनकी शादियां हुई हैं? हाँ जी, एक अभी रिसेंट 12 रबी अव्वल को थी शादी, अभी कल ही है, और उसके बाद अब एक 21 को है, और एक मंथ के लास्ट में है। इस तरह से केसेस आते रहते हैं। बाकी राशन ये कि वो मंथली बेसिस पे देते हैं। हमारे पास 20 से 25 फैमिलीज रजिस्टर्ड हैं जिनको हम घरों तक राशन पहुंचाते हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, कम्युनिटी सर्विस जारी है, आप लोग भी कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी में, अपनी पर्सनैलिटी में ये सोच लेकर आइए कि हमने
अपने लिए तो करना है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम दूसरों के बारे में भी सोचें, तो ये आपकी जिंदगी में भी एक अच्छा असर डालेगा। और इसमें आपको कोई बड़े लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोहल्ले में, गली में देख लें कोई ऐसा घर, कोई ऐसा इंसान जिसे आपकी जरूरत हो, आप वहां से स्टार्ट करें। बड़े लेवल पे जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत ज्यादा कुछ है तो आप बहुत लेवल पे कर रहे हैं। अगर आप किसी एक या दो फैमिलीज को भी दे रहे हैं तो अपनी जात से, तो वो भी बड़ी बात है। तो सोच कैसे आई है? सोच ऐसे आई कि मुझे ना मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मुझे ना अम्मी बताती हैं कि तुम शुरू से ही ऐसी थी, लाइक हमारे घर जो मेड्स आती थी या कोई ऐसी बंदी, तुम शुरू से ही ऐसी थी, लाइक अपने नए कपड़े दे देना, नए जूते दे देना, उसकी कोई बेटी है उसको। फिर कॉलेज लाइफ में जब आई तो मतलब मेरे मुझे ना बहुत सेंसिटिव हूँ कि मुझे ना अगर मैं ये सोचती हूँ कि हम कितना अच्छा खा रहे हैं, कितना अच्छा पहन रहे हैं, और ये वो केसेस हैं जिन्हें मैं डील कर रही हूँ, राशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिनको मतलब एक टाइम खाना मिल जाता है ना, तो वो उनके लिए सबसे बड़ी दौलत है, और उनको ये उम्मीद नहीं होती थी कि हमें शाम को मिलेगा या नहीं। ओहो, अब आप यहाँ से अंदाजा करें कि इतना लेवल पे उन लोगों की क्या हालत है। और जब उनको हम लोग देते हैं तो हमें भी दिली खुशी होती है, क्योंकि मेरे अंदर में बचपन से था। सारी सी बात है कि आपसे रहा नहीं जाता। आप देखिए, इनकी सेंसिटिव नेचर है। सेंसिटिव नेचर एक तो होती है ना कि आपके पास आपकी हो, लेकिन ये कि आपको खुद से भी एक एहसास अपने अंदर रखना चाहिए कि एक, जैसे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कि सुबह एक टाइम उन्होंने अगर खाना खाया तो उन्हें पता नहीं होता है कि उनके पास इतनी शाम के टाइम इतनी इनकम होगी कि वो लोग खा सकेंगे या नहीं। तो ऐसे लोग जो आपसे बात नहीं कर सकते हैं, या जो जिसको हम कहते हैं कि पर्दापोश तबका होता है, ऐसे ही आप ये है कि उन्हें देखें। मोस्टली ऐसे ही लोग, बिल्कुल। तो ये कि आ भी नहीं सकते, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आते भी नहीं है। तो ये फिर ये कि आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप खुद देखें और महसूस करें उन लोगों को, और कहते भी मदद करें, मांगते भी नहीं है वो किसी से। बिल्कुल ऐसा ही है, वो लोग नहीं मानते। अच्छा दुआ, आपसे रेडियो के बारे में डिस्कशन हम करते हैं। तो अभी मेरे साथ सानिया मौजूद हैं, जो कि जिनका ताल्लुक जो है वो हम सबकी कम्युनिटी, ये भी कम्युनिटी सर्विस है वैसे। तो ब्यूटिशियन जो है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी को निकालती हैं और बड़े अच्छे तरीके से दुआ बता रही है ना कि सेंसिटिव है। हमारे पास भी ऐसे कई आती हैं रेडी होने, ठीक है, जैसे हम उनको रेडी करते हैं ना, मतलब जो आपको पे इतना नहीं कर सकते और उनको इतनी खुशी होती है, आप यकीन करें सबसे ज्यादा हमें उनको रेडी करके खुशी होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो खुशी बड़ी इम्पोर्टेंट। हम अपनी क्योंकि दुआएं आपको दे रहे होते हैं ना, उस टाइम पे वो आपने हमें चेंज कर दिया या कोई होता है कि भाई हम भर नहीं सकते थे, हम सोच रहे थे हम कहाँ जाएं, तो आप हमें किसी ने कहा आप इतने लेंगी, आप कम नहीं करेंगे। तो मतलब ये है कि ऐसी दुआ ज्यादा नहीं निकलती दुआ कि अब हम अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह में आपको खुश रखे। सही बात है। नहीं, अच्छा, फिर जब वो दुआएं दे रही होती है ना, तो वो मतलब बड़ा अच्छा फील होता है, अच्छा फील होता है, फीलिंग को लगता है कि इसकी ना जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं जब आप उनको देते हो ना कुछ, और वो इतना उनका स्माइली फेस। और अब जैसे ईद वगैरह पे, इवेंट्स वगैरह पे हम लोग कपड़े भी देते हैं, लाइक तो पूरा एक प्रॉपर उनको देते हैं ईद का, तो वो बड़ी खुश होती हैं और बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा। मैं यहाँ पे एक कोट जो है, एक मैंने मकूला कहीं पढ़ा था सोशल मीडिया पे, और वो चीज उन लोगों के लिए जो ये बात सोचते हैं कि यार इससे क्या होता होगा, इससे क्या होता है, ये जो चीज मैं बताने लगी हूँ ना, ये होता है कि दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान या पुरसकून इंसान वो है जो रात के वक्त अपनी जात से मुतमईन होकर सोए, वो नींद कुछ और है। तो ये जो चीज है, ये उससे बड़ी गहरी लिंक है कि अगर आपने किसी का दिल खुश किया है, या कोई शख्स आपसे खुश हुआ है, या आपने किसी की हेल्प की है, तो आप कभी नोट कीजिएगा कि आप उस रात जो आपको एक नींद या वो जो आपको उस दिन में सुकून होता है ना, वो आपको बाकी दिनों में नहीं होता। बिल्कुल है। अच्छा, ये मुझे बताएं सानिया के ये जो सोशल मीडिया पर लड़कियां हैं, मैं ये सवाल बड़े अरसे से मेरे दिमाग में पॉप कर रहा था, एंड आई वाज वेटिंग कोई ब्यूटिशियन हमारे पास आए और हम उनसे ये बात डिस्कस करें कि यूट्यूब पे व्लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी जो है वो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलता है, आई मेकअप कर रहे हैं जी, जिसको नहीं भी आता वो भी कर रहा है, और जिसको नहीं आता वो सीख के कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है, और इसी तरह रेमेडीज के स्किन पे पिंपल निकला है, मैं तो अपना वाक्य भी शेयर करूंगी जो मेरे साथ हुआ था कि जी लहसुन लगा लें। वो एक कोई पेज था सोशल मीडिया पे, उसमें था कि जनाब पिंपल निकल रहा है, आपको फील हो रहा है ना, आप उसके ऊपर लहसुन लगा लें। आप बिलीव नहीं करेंगे नाज़रीन, मैंने वो लहसुन लगाया और मेरी स्किन जल गई उस एरिया से, और वो डार्क ब्राउन हो गई, और मैं मतलब उन्हें
जो प्रोफेशनल बंदा होगा ना वो मेंशन करेगा कि ये किस स्किन टाइप के लिए स्किन टाइप पहले जरूरी है, चाहे होम रेमेडीज हो चाहे कुछ, चाहे आप केमिकल लगा रहे हैं उसके लिए मुतासरीन में से हूं, तो मैं तो ये क्वेश्चन बड़ा ये सही है। सोशल मीडिया से काफी सारी गर्ल्स का यही कुछ कर रही हैं, इवन के उसके अलावा आप ये देखें कि उनमें इतना यानी कि यूट्यूब से या उससे देख के ना वो कहती हैं कि हम उससे सीख चुके हैं। जरूरत नहीं है, मतलब कि एडमिशन्स के लिए जो आजकल हो रहा है ना, आ रही है कि हमने सीख चुके हैं यूट्यूब से, हमने फलां का देखा, सबके नाम तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन जो सा है ना आप अपना उनके कामयाब पार्लर्स हैं अपने। हाँ बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंस से कर रही हैं, बहुत कॉन्फिडेंस से कर रही हैं, तो वो जो है ना अपना कर रही हैं तो ठीक है, लेकिन अगर काम खराब हो रहे हैं तो प्रॉपर वे से आपको आना चाहिए। हाँ ये तो आना चाहिए, आपको इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। ये तो नहीं कि आप बहुत सारे केसेस सुनने में भी आते हैं। देखिए बात ये है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो लोग थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि जी देखी जाएगी, प्लीज ये ना करें। बाल जल जा, मैंने पता नहीं किसका सुना था ये बात, पता नहीं ये कहाँ की है। बाल नहीं, बालों वाला सीन मैंने इसमें भी शेयर किया था, सॉरी, मतलब मैं खुद मौजूद थी मौके पर, मैं उसमें मेरे साथ हेयर कट लेके बैठी थी, वो मेरा हेयर कट हुआ है, तो साथ एक खातून थी, वो कोई लाइक ऐश कलर था, उन्होंने कोई कराया था अपने बालों का, ठीक है ना, ऐश ग्रीन। और वो एक तो कलर थोड़ा डोमिनेट हो गया, वो क्वांटिटी का उन्हें पता नहीं चला, और वो जो ओनर थी वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, वो आई और कर वही रही थी, जो हेल्पर थी उनका कसूर नहीं था। तो शी सेड के जी नहीं मुझे तो पता नहीं चला, लिटरली उस बंदी के बाल खराब हो गए थे, वो बहुत परेशान थी, ठीक है। और उसके बाद फिर ये है कि आप कह रहे हैं हमें पैसे रिफंड कर दूंगे, आप बाल रिफंड कर सकते हैं। सही बात है, बाल रिफंड कर सकते हैं आप, सही बात नहीं। आप जब यूज कर रहे होते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि अब ये हेयर्स पे क्या असर लेके आ रहा है, आप उसको फौरन रिमूव करें। रिमूव करने के बाद हेयर मास्क हैं, ये कहाँ से आया, ये सीरम्स हैं, ये आपको बाहर सीखने से आता है और आपको ट्रेनिंग्स आपको लेते रहना चाहिए, मस्ट है, ठीक है। और अब तो हमारे मुल्तान में भी बहुत सी क्लासेस होती हैं, अब तो बड़ी बहुत अच्छी आ रही हैं। हाँ, लेकिन आप वो क्लास कर लेना जिसमें आपको नॉलेज गेन हो, बिल्कुल। आप मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि हम सोशल मीडिया की अहमियत से हम सब वाकिफ हैं, हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा है, अच्छा ऐसी बात नहीं, हाँ जी, लेकिन टोटली उसके ऊपर रिलाई करना और मेरी तरह अपने पिंपल वाली जगह जो है वो जला लेना, ये कहीं किया करना चाहिए। और फिर उसके बाद मैं किस पर आई है, लिटरली मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि वो तो खैर मुझे बहुत कुछ सुनाती है, कभी ना कुछ जो है ना पूछ के मत करना तुम। उसके बाद से मुझे कान हो गए, मैं अब किसी जो है वो एक्सपर्ट से हमेशा फिर ये कि मैं बात करती हूँ कि जी क्या करना चाहिए। तो अच्छा ये बताइए कि आपका इसमें अब कितना एक्सपीरियंस हो गया है इसमें सानिया? मुझे ब्यूटिशियंस लाइफ में मैं 2011 से प्रॉपर तौर पर आई हूँ। 2006 में भी मैंने किया था, लेकिन फिर बच्चों की वजह से घर, लेकिन 2011 से मैं प्रॉपर। देखिए वो खवातीन जो डुअल चीजें कर रही हैं, जो घर में है वो तो हैं, लेकिन दे आर सुपर वुमेन। आई बिलीव के वो जो डबल एक ड्यूटी वाला बात का कंसेप्ट होता है कि ये लोग काम कर रहे हैं तो घर को नहीं चलाते होंगे, एक कंसेप्ट ये भी क्लियर कर दूं, हम पे डबल ड्यूटी होती है, हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हम जो सा है ना, मतलब चलाना पड़ता है, मेंटेन के ऊपर आ जाता है कि आप लोग भी खुद को मेंटेन करें, कर सकते हैं, आप तो सिर्फ घर के काम कर रहे हैं ना, ये तो है। अच्छा भी ख्याल करें, आप खुद का भी ख्याल करें, बड़ी अच्छी बात की है सानिया ने। और इसके बाद जो है वो हम दुआ से आरजे और जो मतलब ये रेडियो के जो ट्रेंड्स हैं, जो ट्रेडिशनल वेज हैं और जो मॉडर्न वेज हैं, इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर हम देंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम दुआ बुखारी, और हम इनसे जो है वो आरजे हैं रेडियो पाकिस्तान से, और हम इनसे करेंगे बड़ी मजेदार गुफ्तगू, जो कि बहुत क्या कहना चाहिए ना, कि कहते हैं ना कि जो शख्स नजर आ रहा होता है वैसा नहीं, शी इज माशाल्लाह सो चिलिंग एंड चुलबुली शख्सियत की मालिक। तो दुआ ये बताइए कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम जो गुफ्तगू अभी कैमरे के पीछे कर रहे थे, चाहिए आप मुझे याद तो करेंगी ना, आप बिल्कुल, ये मेरी टैगलाइन है, दुआ आई थी, याद रहूंगी ना मैं। नहीं आप बिल्कुल, आप सबको याद रहेंगे, आप सबको याद है। अच्छा ये बताएं दुआ में से मसला, आप आज मेरी आज दोनों जो मेहमान है वो दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं,
और इसके लिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी, माशाल्लाह, लुकिंग सो नाइस। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ये बताइए कि रेडियो ट्रेंड्स के बारे में, कि देखिए एक तो ट्रेडिशनल तरीका था जो चल रहा था और है भी, ठीक है, तो क्या रेडियो में आज भी इन चीजों का ख्याल रखा जाता है जिसमें हमारी जबान और अदायगी है, जो अल्फाज की अदायगी है, जो स्पेशली मैं इस चीज को कहती होती हूँ क्योंकि मुझे जब गई बात है, हम लोगों ने भी इसी फील्ड में काम किया, तो मैं कहती थी काफ वाला जो एक होती है ना प्रैक्टिस, तो वो भी आज भी होती है कि आप उसको अदा करें इसी तरह ऐसे ही। अच्छा, बेसिकली जो रेडियो पाकिस्तान है ना, उसका ये क्वालिटी है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एक तो आपकी वॉइस पिच पे, सेकेंडली आपके तलफ़ुज़ पे। वेरी तलफ़ुज़ मैंने इसलिए यूज किया कि प्योर उर्दू का वर्ड है और हमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं स्ट्रिक्ट कि आपने उर्दू का कोई वर्ड गलत नहीं बोलना, ठीक है। आपने जो भी लैंग्वेज में शो करना है ना, अगर आप उर्दू शो करते हो तो आप उर्दू सही बोलो, अगर आप जो है पंजाबी शो करते हो तो पंजाबी एक्यूरेट हो, आप सराइकी शो करते हो तो सराइकी एक्यूरेट। ये हक है ज़बान का जो अदा करना चाहिए। और इवन के हमारे प्रोड्यूसर्स ने हमारी ट्रेनिंग करते मतलब अब तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 8 इयर्स हो गए हैं, तो मुझे पता है कि कैसे शो करना है। लेकिन जो हमारी न्यू आरजेस आती हैं उनको स्पेशल पहले ट्रेनिंग देते हैं 2-3 मंथ्स ना। आजकल की आरजेस के, हाँ, आजकल की आरजेस को बस मैं ये मैसेज दूंगी कि पहले ना वो सुने, बहुत अच्छी बात, जो वो करना चाहती हैं। मैंने जब इन 2013 आई वाज इन माय लास्ट ईयर ऑफ मास्टर्स, तो मैंने जब मेरे माइंड में आया कि मुझे करना है ये, तो मैंने 1 ईयर पूरा रेडियो सुना था। मैंने पिक किया था सीनियर आरजेस को, सबको उनसे ट्रेनिंग ली थी। तो जब मैंने शो किया तो वो ट्रेनिंग और वो मेरा एक, जिसे आप कहते हैं ना कि स्पिरिट, वो नजर आया। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ बाद ही मुझे सोलो शो दे दिया था। बॉम्ब शो एंट्री की आपने, इसका मतलब है 1 साल। तो मैं सिर्फ ये मैसेज दूंगी, और सिर्फ सुना भी तो है ना, सुना भी तो है। न्यू आरजेस को नहीं, जो जिस भी फील्ड में नया बंदा कोई आता है उसे चाहिए कि वो पहले सीखेगा तो कामयाब रहेगा। और नीश डिसाइड, जॉनरा डिसाइड करना जरूरी नहीं है। नहीं, क्या मतलब, सॉरी, मतलब ये कि आप अपनी डायरेक्शन के, आप बिल्कुल ये जरूरी है, हमारे यहाँ नहीं डिसाइड होगा, ये नहीं होता। हाँ, उसकी रीजन है ना, उसकी सर्टेन रीजन है। देखिए, जब बच्चा, अब मैं आपको एक बात कहूँगी, जब काफी घरों में ऐसा माहौल होता है कि पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते। अब मेरा शौक था रेडियो का, तो मैंने डैड से बात की कि भाई मैं करना चाहती हूँ। हालांकि हमारी फैमिलीज में अलाउ नहीं होता ये, हम लोग सैयद हैं तो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन उनको मतलब उनका माइंड बनाना पड़ा, उन्हें कहा कि भाई मैं करना चाहती हूँ, तो वो एग्री हो गए। लेकिन इसमें पेरेंट्स का भी बड़ा बहुत रोल है, बड़ा रोल है। फिर हमारे जो बेसिकली हमारे जो यूथ है ना, वो कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आता कि हम क्या करें। क्या आप बताएं ना। उन्हें वो ये करें कि वो ये देखें कि इन विच फील्ड उनकी क्या क्वालिटी है, वो किस चीज में अच्छे हैं। अब मुझे पता था कि आई कैन स्पीक वेल, और मैं मतलब कि मेरे पास नॉलेज है, मतलब मैं प्रोग्राम कर सकती हूँ, मैं प्रोग्राम को पूरा जिसे कहते हैं कि स्क्रिप्ट भी कर सकती हूँ, हर चीज कर सकती हूँ। और मुझे शौक भी था, शौक भी मैटर करता है बड़ा आपको, लेकिन सिर्फ शौक मैटर नहीं करता। शौक, हाँ, ये बात। मैं जब भी, हालांकि मुझे 8 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं जब भी जाती हूँ ना ऑन माइक प्रोग्राम करने, तो मेरे अंदर फर्स्ट डे वाली एक्साइटमेंट होती है। ये बड़ी बात, ये आपके लिए सबसे ज्यादा। और मेरे लिसनर्स जो 8 साल से 7 साल से मुझे सुन रहे हैं ना, वो वेट कर रहे होते हैं कि आप जब प्रोग्राम स्टार्ट करती हैं तो इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी, जैसे अभी मैं आपसे ऑफ मतलब कैमरा बात कर रही थी, स्टार्ट करती हूँ और बड़ा चिल, मतलब सीन होता है, सीन ऑन होता है, तो सीन यहाँ भी ऑन है। खैर, तो दुआ ये है ये। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैंने इनकी बात से नोट की, देखें, सुने फिर पढ़ें भी साथ साथ में, नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज आपका होना चाहिए। आपको ये अगर नहीं पता है कि आप बैठे हुए हैं और आपने क्या बात करनी है, तो आप सच पूछिए, तो वो फिर जो शौक है ना, वो कहीं वो प्रॉपर एक वो होता है ना, तरीका होता है, तरीका कार। अब जैसे ऑब्वियसली आप प्रोग्राम स्टार्ट करती हैं तो उससे पहले आप पूरा एक माइंड बनाती हैं कि मैंने ये बात करनी है, ये मैंने पूछना है, ये कहना है, तो ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो बगैर स्क्रिप्ट के आ गए, बैठ गए, फिर क्या होता है कि वो आफ्टर 2-3 मंथ्स गायब, या उनको मतलब कि नोटिस मिल रहे हैं। आपकी जिंदगी में भी ये होता होगा कि आपने गाड़ी में रेडियो ऑन किया और फिर कुछ चीखती चिल्लाती हुई अगर कोई बीच में से आवाज आ रही होती है, तो आप थोड़ी देर गाड़ी ब्रेक पे पहुंच कहते हैं चैनल चेंज करो। सही बात है, ये नहीं वही मैंने कहा ना, ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, इसमें ये है कि पढ़े, सुने और फिर उसके बाद आप इसमें जाएं। और एक और चीज
कि ये नहीं सोचें कुछ लोग, अच्छा मैं ये चीज मैंने देखी है, कुछ लोगों में बड़ा स्पार्क होता है, बड़ी एबिलिटी होती है, लेकिन वो ये सोच के कि अच्छा फलाना इसको बहुत रिफाइन कर रहा है, तो देखें वो पहले रफ कर रहा है, रफ करेगा फिर रिफाइन होगा। आप डे फर्स्ट रिफाइन नहीं हो सकते। तो वो जो कॉन्फिडेंस है डे फर्स्ट रिफाइन होने वाला वो भी ना रखिए, वो भी ना, थोड़ा सा हम्बल होकर अपनी चीजों को अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें। अच्छा, लर्निंग प्रोसेस रखे माइंड में कि मैंने लर्न करना है, लर्न करना है, हर दफा लर्न करना है, ये ना सोचें हाँ टाइम और एज के साथ सब कुछ मिलेगा। हर जिंदगी हम लर्न करते हैं, मेरा ख्याल है। ऐसे ये आपको टाइम से पहले कि आप कभी भी ये ना कहेंगे मैं मतलब मैं मास्टर हो गया उसमें, नहीं आप मास्टर हम हमेशा नहीं हो learn सकते, करें। आप लर्न नहीं करते हैं, आपसे बड़ी मछली हर जगह मौजूद है। हाँ, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। बाकी जो ट्रेडिशन की आप बात कर रही थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो ने अपना ट्रेडिशन वैसे ही कायम रखा हुआ है। हाँ, उसमें न्यू ट्रेंड शामिल हो जाते हैं, जैसे अब मेरा प्रोग्राम है तो उसमें मैं इंग्लिश सॉन्ग्स भी प्ले करती हूँ। ठीक है, पहले होते थे ये? पहले नहीं, पहले ये नहीं था। ये ठीक हम 101 है जो हमारा चैनल है, बेसिकली इसने ये ट्रेंड स्टार्ट किया है कि इंग्लिश सॉन्ग्स भी प्ले होते हैं शो में और इंग्लिश में बात भी हो सकती है, तो इस तरह का। लेकिन स्लैंग नहीं हम यूज करें। हाँ बिल्कुल, ये स्लैंग वर्ड जैसे क्लियर आपको जो कि हमारे अदब से थोड़े से बाहर या ये तहजीब से restriction थोड़े से बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल, ये हमें रेस्ट्रिक्शन है। इवन अगर हम कोई ऐसा सॉन्ग भी प्ले कर देना जिसमें कोई लिरिक्स इस तरह की हो तो उस पे भी हमें बताया जाता है कि बेटा ये नेक्स्ट टाइम नहीं करना। ये भी तो ये तैयारी है, बहुत सुने important पहले है। सॉन्ग जो आपके प्ले होने हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि रेडियो ने ट्रेनिंग दी है और अब तक दे रहा है। अच्छा ये बात है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी रेडियो नहीं, जी रेडियो जो है उसने हमारे बहुत सारे लोगों की जो है तलफ़ुज़ जो है उसको ठीक करने में भी हेल्प कर रहा है। ये क्रेडिट जाता है रेडियो पाकिस्तान को और पीटीवी को कि वो हमारी जो जबानें हैं, चाहे वो पश्तो है, सिंधी है, बलूची है, पंजाबी है, उर्दू है, जो भी है, उसको अच्छे तरीके से जो उसका हक है वो अदा किया जा रहा है। दुआ से इस बारे में गुफ्तगू जारी रहेगी। अब हम चलते हैं सानिया की तरफ, जो कि हमारे साथ जो ब्यूटिशियन मौजूद हैं और हम इनका भरपूर फायदा उठाते हैं। ये बताइए सानिया कि ये जो कहा जाता है कि जी रात में क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग के बाद फौरन से पहले टोनर लगा लें और जो है फिर वो भाग रहे होते हैं कि जी टोनर किस कंपनी का, तो ये बताइए कि ये एक सिर्फ मिथ है या ये वाकई में आपकी जिंदगी में आपको ये शामिल करनी चाहिए रूटीन, और आपको टोनर करना है तो होममेड करना है या बाहर से आपको नहीं? देखिए ये तीनों चीजें तो मस्ट है ना आपके लिए, क्लींजिंग, टोनर एंड मॉइस्चराइजिंग। अब जैसे अब वेदर आ रहा है आगे तो आपके सारा नमी खत्म, आपके हाँ नमी हेयर से भी खत्म, स्किन से भी खत्म, तो आप जो फिनिश होता है उसको आपने दोबारा रिन्यू करना है। तो उसके लिए यूं ही है कि टोनर्स काफी मार्केट्स में भी हैं। उसके अलावा आप देखें खुद उस चीज को, उनके ऊपर मेंशन होते हैं, आप उनको पढ़ें देखें अपनी स्किन के हिसाब से। उसके अलावा सबसे बेहतरीन टोनर तो आपके पास पहले तो अल्लाह की कुदरत है, पानी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है आप उसी से साफ कर लेना अपना। दफा ये बात सुन रहे हैं। फिर उसके अलावा आपके पास गुलाब का अर्क है, ठीक है ना, आप गुलाब के अर्क को यूज करें, उसका स्प्रे के साथ स्प्रे कर लें, मतलब स्प्रे कर लें। क्लिंजिंग का एक जो कहा जाता है, दो तरह के क्लिंजर्स होते हैं जो कि मैं खुद जो मैं जिस एक्सपीरियंस से गुजर मैं कंफ्यूज थी। एक होता है वो जो क्रीम की शक्ल में होता है, ऑयली, कि आप उसको उससे क्लिंजिंग करें, और एक होता है फोम, जिस तरह आपका फेस वॉश टाइप होता है, आप उससे फेस वॉश करें। तो इन दोनों में से एग्जैक्टली क्या चीज जो है वो करनी चाहिए? दोनों ही बेस्ट है। ठीक है, स्किन ऑफ टाइप, ठीक है। जो क्रीमी होता है उसको ड्राई फेस के लिए भी ज्यादा यूज किया जाता है। ड्राई आपकी ड्राइनेस है, क्रीमी फॉर्म में होगा तो वो ज्यादा आपके ऊपर सूटेबल रहेगा। ठीक है। तो उस अब वेरी ये है कि आप जो क्लींजिंग कर रहे हैं, अपने स्टेप जो कर रहे हैं और अपने हैंड जो आपको स्मूथली यूज करना चाहिए, ये रब नहीं करना चाहिए। आपका अपना है बिल्कुल, ज्यादातर उसकी वजह से नहीं लिया। जब बास टाइम आप देखें ना कि हम देखते हैं, हम खुद देखते हैं, हम काफी हमारे पास हमसे भी एक्सपर्ट आ जाती हैं कभी कभी, हाँ, कि हम खास तौर पर मेकअप से पहले कि हम जल्दी जल्दी में हम खुद कर लेते हैं, हमें पकड़ा देंगे, वो इतना वो प्रेशर अपने फेस पे दे रही होती है, इतना रेड हो जाता है, उनको ये समझ नहीं आती कि जो इतना ब्लड सर्कुलेशन आपने चालू कर दिया है वो जब रुकेगा। बात टाइम आप देखिए ना किसी स्किन पे पैचेस होते हैं, डार्क सर्कल आईज के अलावा आपके चीक्स पे कहीं ना कहीं होते हैं, अनइवन स्किन टोन होती है, वो उसी वजह से होते हैं, आपके अपने सख्त हाथों की वजह से। ओह माय गॉड, अच्छा ये रीजन भी है? ये रीजन भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आप अपने गुलाब के अर्क के अंदर अपनी गुलाब की पत्तियां डाल के रख दें, उसका स्प्रे करें, आपके फेस पे ग्लो, रेडनेस
इतनी प्यारा आता है। निकालें जी 15 मिनट अपने लिए, बिल्कुल निकालने माहौल अपना बनाएं। अच्छा, निकालना चाहिए। एक चीज ये भी होती है, मैंने किसी से सुना है कि आप अगर फेस पे कुछ मसाज करें तो जस्ट फिंगर्स यूज करें। Yes, हाँ, fingers अच्छा, पाम की चाहिए, हीट होती है, हाँ जी, होता है, इसकी fingers हीट का भी होती है ना, हाँ। ये हीट खराब करती है। अब इसमें आपको बताऊं, आपको टेम्परेचर है तो भी आप किसी का क्लींस नहीं कर सकते हो। जो आया हुआ है अगर उसको भी टेम्परेचर है उसको भी नहीं करवाना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जी, इस पर मजीद बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, कहीं मत जाइएगा। एक यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे, हमारे साथ सानिया वसीम मौजूद हैं जो कि ब्यूटिशियन है, और हमारे साथ दुआ बुखारी तशरीफ रखती हैं जो कि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से हैं, आरजे हैं, और हमारे साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू में शामिल हैं। तो हम एक जो है पहले बात कर रहे थे, इससे पहले स्किन की और उसकी, लेकिन उसके साथ साथ एक हम हाइड्रा फेशियल के बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि ये हमने एक टर्म सुनी है जो कि हो भी रहा है, तो इसको किस तरह करवाना चाहिए, क्या एहतियातें हैं, क्या हर जगह से करवा लेना चाहिए, इस बारे में बताएं। सबसे पहले तो देखिए, हाइड्रा का एक अलग सा प्रोसीजर है। ठीक है, उसके लिए तो पहले आपको, जिसको भी नॉलेज नहीं है, मशीन रख के बैठ गए, सिर्फ मशीन परचेज करना ही सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल, आपको पहले हाइड्रा का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके जो कोर्सेज हैं, जो डॉक्टर लेवल्स तक हैं, आपको वो पूरा पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप उसका यूज करें। ठीक है। और अभी मुल्तान में इसका है हाउ नाउ, लेकिन इतना नहीं है, इतना लेवल का नहीं है, लेकिन पहले अपने उस लेवल को लेके आने के लिए आपको हाइड्रा पे, यानी आपको लगता है कि इस टाइम मुल्तान में ये जरूरी है क्योंकि अब हाइड्रा पे जरा हो जाए, हाइड्रा पे जा रहे हैं लोग, लेकिन उसके लिए आप पहले नुकसान तो नहीं नुकसान नहीं है, इसका भी नुकसान नहीं है। वही बात है, अब जब सही इंसान के पास जाओगे तो सही काम होगा, सही काम जिसको होगी नॉलेज तो वो आपको सही करेगा। ये बात तो है। अच्छा, अब हम दुआ से बात करेंगे। दुआ, ये बताएं कि रेडियो की जो रूटीन है आपकी, सारी बात है, जॉब है, इतना सारा कुछ टफ है, तो ये बता साथ आप अपना कम्युनिटी सर्विस जो है वो किस तरह मेंटेन रखते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब किस तरह आप इसको, घर को, 3 चीजें हो गई ना, तो कैसे मेंटेन रखती हैं इसको? अच्छा, घर की तो इतनी खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि मतलब कि आपको पता है कि मैरिड खवातीन की आई थिंक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो मैं भी मतलब मैं सिंगल हूँ। और दूसरा ये है कि घर को मैनेज करना मुश्किल नहीं है, मतलब मैंने अगर कोई काम करना है तो वो हो जाता है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोई काम ही होता है, लाइक इतना कोई खास काम, मतलब ये कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इतनी। देखिए आजकल अपना करना भी, हाँ, अपना तो ऑब्वियसली करना पड़ता है। और रेडियो का प्रोग्राम्स का ये है कि वीक में दो दिन होते हैं, 2 डेज होते हैं, तो बाकी डेज में फ्री होती हूँ, और मेरा बस ये कम्युनिटी और सोशल वर्क की सोशल वर्क चलता है। अच्छा, ये जो नया एक ट्रेंड आ रहा है हमारे आरटीएस में कि जिसको अब ये देखिए, खास लोगों के लिए नहीं मैं ये बात कर रही जी, जो इस तरह से चल रहा है, यानी कि जो बड़े यो बच्चे होते हैं कि जी बड़े कि आप ये इस तरह से करेंगे और थोड़ा सा स्लैंग यूज कर लेंगे तो आप रेटिंग, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या आप किस तरह से अपना किसी भी लेवल पर, आप रेडियो पर हैं, आप कहीं पर भी हैं, आपने अगर अपना लेवल मेंटेन करना है और सिर्फ रेटिंग के लिए नहीं जाएं, ये एक अच्छी चीज है, तो उसको ये किस तरह मेंटेन कर सकते हैं कि आप अपना क्वालिटी कंटेंट भी रखें और आपका रेटिंग भी अच्छा है? हाँ, क्वालिटी कंटेंट आप ऐसे रखते हैं कि आप वो बात करें जो आम लोगों की बात है, आप ये देखें कि क्या बात ऐसी है जो आम इंसान को अपील करेगी, समझ आ जाएगी। और ये कोशिश करेंगे उन्हें ऐसा लगे जब वो आपका शो सुने जैसे आप उनकी फैमिली मेंबर हैं, आप उनके साथ हैं और वो आपको सुन रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। और ऐसे लोग होते हैं जो सुनते भी हैं, विद फैमिली सुनते हैं। अच्छा, बाकी ये जो स्लैंग्स यूज करना और ये इस टाइप, ये रेडियो पाकिस्तान तो बिल्कुल अलाउ नहीं करता ये चीज, ठीक है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, क्योंकि फैमिली चैनल है, हम ये नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, और बाकियों के लिए मैसेज है, लेकिन प्राइवेट चैनल आई गेस कर देते हैं, मगर हमारी तरफ ऐसा कोई सीन नहीं है। और अगर ऐसा होता है देन स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है इसके ऊपर, और आरजे को समझाया जाता है कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना, अगर आपने इरादी तौर पे किया था, गैर इरादी तौर पे जैसे भी किया था, ये अब ना हो। और क्वालिटी आप कंटेंट ये देखें, हमारे बहुत सारी डेली अगर आप लाइव देखें तो उसमें से कई टॉपिक्स निकल आते हैं। जरूरत क्या है आज डिस्कस करने की? आज जरूरत ये डिस्कस करने की है जो मोस्टली यूथ के अंदर एक चीज है ना कि हम अगर कंट्रोवर्शियल होंगे तो ही हम फेमस होंगे,
इस सोच को बदलने की जरूरत है। आपको फेमस होने के लिए कंट्रोवर्शियल होना जरूरी नहीं है। मतलब कितनी कमाल बात की है कि कंट्रोवर्शियल नहीं होना है आपने। हाँ, फेमस होने के लिए कंट्रोवर्शियल नहीं होना आपने। आप ये देखें कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप अपनी पर्सनैलिटी से क्या मैसेज दे रहे हो सामने वाले को। जो सब कर रहे हैं वो आप करोगे तो आप में और सब में क्या फर्क रह जाएगा। आप तब अच्छे हो, तब आप लेवल पे हो, तब आप पॉजिटिव हो, जब आप पॉजिटिव वे के अंदर जाके अपने आप को मनवाओ। अच्छा, ये जल्दी फेमस होने का जो एक मैं समझती हूँ कि एडिक्शन है या एक शौक आजकल के बच्चों में भी नजर आ रहा है, जो यूथ हमारी, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप जितनी जल्दी, अगर आप ये जो जिस तरह कह रही हैं कि कंट्रोवर्शियल होकर, तो आप जितनी जल्दी आप अपना नाम बनाओगे, वो सम टाइम से होता है कि वो उतनी जल्दी चीजें बैठ भी जाती है। वो चीज थोड़े टाइम के लिए रह शॉर्ट टर्म जाती है। चीजें होती हैं। अगर आपने जितनी बड़ी पर्सनालिटीज है, जितने बड़े नाम हैं, आप देखें कि उन लोगों की जिंदगी, उन लोगों का जो सफर है ना फेमस होने का, वो उनकी जिंदगियों पर मुहित है। जिंदगियों पर मुहित। वो इस तरह नहीं है कि दिन काउंट कर लिए, हफ्ते में ये करेंगे, दूसरे में करेंगे, तीसरे में करेंगे, आज से 6 महीने बाद एक के बाद एक वायरल हो जाएगा। पोस्टर्स इस तरह ये नहीं होता। अच्छा, वो लोग चलते भी नहीं है, और मतलब कि अब Long ना time के लिए एक के बाद दूसरे किसी बंदे का क्लिप वायरल हो गया, वो बंदा भूल जाते हैं, उस कंट्रोवर्सी को लोग भूल जाते हैं, वो नेक्स्ट क्लिप पे फोकस करते हैं। ये चीज हमें देखने की बहुत जरूरत है कि आप अगर कोई गलत भी चीज कर रहे हैं या गलत रास्ता, या चलो एक वो कहते हैं ना स्पीड लगाने वाला तरीका, अगर वो भी कर रहे हैं तो ये बात दुआ की बहुत अच्छी है कि वो आपका, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वैसे ही सोशल मीडिया का इतना, डिजिटल मीडिया इतना वो कर गया कि आपको अगले दिन याद भी नहीं होता कि वो याद भी नहीं होता, और आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं उस स्टोरी के लिए। ऐसा ही है, मतलब आप खुद सोचें उस बारे में। तो और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, मैं कहती हूँ अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहे हो यार। आप जो बात कर रहे हो ना, लोग ये देख रहे हैं कि आप क्या हो। तो आप ये सोचो, आप ये ना सोचो कि मैं ये गलत या कंट्रोवर्शियल काम करता हूँ, फेमस हो जाता हूँ। नहीं, वो चीज सही नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म भी नहीं चलती। और लोगों की जो, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस, जो आप लोगों के दिलों में अपनी रिस्पेक्ट चाहते हो ना, तो आप पॉजिटिव रहो। वेरी नाइस। पॉजिटिव रहोगे, आपके साथ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा कि आप ये कि थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलें। और एक मैंने एक जगह नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करके देखी है, 2 चीजें हैं इसमें। कुछ लोग अपनी जिंदगी का बहुत टाइम ये चीज जाया करने में गुजार देते हैं कि ये इतना छोटा स्टेप है, मैं इसको क्यों लूं। एक चीज, बराहे मेहरबानी अपनी जिंदगी में छोटे छोटे स्टेप्स में यकीन मानिए, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। सही, ठीक है। और दूसरी चीज, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बात कहते हैं कि ठीक है, मैंने ये जो छोटा स्टेप ले लिया, और वो बात हम पहले कर चुके हैं कि मैं कितनी जल्दी जो है वो फेमस हो सकता हूँ। तो ये भी छोड़िए, अपनी पॉजिटिव सोच और अपने कंटेंट के ऊपर फोकस रखिए, और जो आप, अच्छा कॉपी भी ना करें, ना करें। अच्छा, मैं अक्सर एक बात करती हूँ, हम जब किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि यार कितना सक्सेसफुल है। हम ये नहीं देखते कि उसने किया क्या है, उसका पास्ट क्या था, उसका पास्ट का स्ट्रगल क्या था, उसने क्या क्या फेस किया है। वो एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना कि कुंदन बनता है, बंदा भट्टी में पकता है, तो कुंदन बनता है तब बनता है, ऐसे नहीं बनता कि आते ही। तो उसका स्ट्रगल भी देखें, उसकी मेहनत भी देखें, और कोशिश करें कि आप भी वैसे ही करें। बिल्कुल। ये जो हर्डल्स आती है ना, इसको अब आप ये ना समझें उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे कहा यार तुम कहाँ बैठे हुए हो, मतलब क्या कर। प्लीज इन चीजों, और जो कहने वाले हैं वो जमाना तो कहता रहेगा, वो तो नहीं रुकेगा। आप अपने छोटे स्टेप्स जो है उन्हें मिस ना करें, उन्हें लेकर चलें। दूसरों को आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप खुद को कर सकते हो। हाँ, ये बात कि आप दूसरों को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, चेंजिंग ला सकते हो। चेंजिंग ला जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो छोटे छोटे स्टेप्स लें, आगे बढ़ते जाएं। कामयाबी जो है वो इसी तरह आपकी मुंतजर होगी, इस तरह नहीं होगी कि आप सोचेंगे जी नहीं छोड़ो, ये इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। और ये है कि अपना जो है वो कंटेंट अच्छा रखिए, अपना जो आप हैं एक्चुअली आप लोगों को बता रहे होते हैं, ये बात बड़ी अच्छी दुआ ने की, तो एक्चुअली आप अपना आप बता रहे होते तो काइंडली आप अपना आप भी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करें। समटाइम्स आपका अपना आप और आप लोगों के साथ कैसे हैं वो ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि जो है आप फेमस होने के चक्कर में आप अपने प्रोफेशन के साथ भी वो कहते हैं ना कि इंसाफ ना करें। मतलब ये है कि आप जितने हो उतना खुद को सामने जाहिर करो, सामने ना कम ना ज्यादा, ना कम ना कोई नुकसान हो किसी का, और ना ही आप उतना बोलो जितना कर सको।
और तहम्मुल से चलें, कुछ नहीं छूट रहा, ये भी है। अच्छा, ये जिस तरह आपने कहा कि हम चलते हैं जी हाइड्रा फेशियल के बारे में, सानिया ये बताएं कि उसमें अगर एक जैसे एक मैं हूँ, ठीक है, मैं एक आम शहरी और मैं सोच रही हूँ कि जी मैंने सुना है हाइड्रा फेशियल का, तो किस तरह ये पूछा जाए, क्या लोगों से या फिर जाकर उस जगह पर पूछा जाए, और क्या पूछा जाए? नहीं, डॉक्टर्स हैं इसके, ठीक है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, आपको उनके पास जाना चाहिए। अब जो मुल्तान में ये फैसिलिटी है? बिल्कुल है, फैसिलिटीज हैं, अब ज्यादा नहीं लेकिन कम वे पे जहाँ भी हैं आप शौक पूरा कर सकते हैं, तो उसके बिल्कुल शौक पूरा कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे कि आपकी स्किन पे जरूरत है कि नहीं है तो किस लेवल तक है, उसको कितने प्रोडक्ट में आपको यूज हो सकता है, नहीं हो सकता, वो आपको बेहतर रेकमेंड करेंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा ये होता है कि सबसे बड़ी बात मैं जो कह रही हूँ, आजकल जो सीरम का यूज हो रहा है, कुछ सीरम्स हैं जिनको हम क्रीम्स के अंदर यूज कर सकते हैं, क्रीम्स में मिक्स करके वो भी क्रीम्स आपको वो खुद बताएंगे। अच्छा, खुद बताएंगे। कुछ सीरम्स हैं जिनको आप डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। आजकल जो न्यू जनरेशन है लड़कियां, वो अब नाइट क्रीम से हटके भी जो ज्यादातर सवाल मेरे पास भी आ रहे हैं सीरम्स, अच्छा फिर बहुत महंगा बता दें आप सीरम। अच्छा, सीरम का फायदा है क्या फवायदे नहीं है, होते हैं फायदे तो हर चीज के हैं, जो चीज निकला है उसका फायदा तो है। अच्छा, ठीक, नुकसान जो चीज निकला है उसका क्योंकि हमें किसी के प्रोडक्ट को ये तो नहीं नहीं, नुकसान नहीं, मैंने बात की थी ना एक कि आप अपनी स्किन, अब मैं कहूँ कि सीरम का नहीं है फायदा, तो फिर ये मैंने बात वही आ गई ना इसमें, लॉन्ग एंड शॉर्ट, कि आप अपनी स्किन देखें, आपकी स्किन बिल्कुल। अच्छा, हाइड्रा के लिए तो आई गेस जो सानिया कह रही है वो सही कह रही हैं कि हाइड्रा के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले कंसल्ट ठीक है, पहले खुद से करें, बैठे अपने साथ, और आपको क्लिनिकल करवाना चाहिए हाइड्रा, किसी सैलून से कभी मत करवाएं, ये गलती ना करें। सैलून आप हमेशा आप हमेशा क्लिनिक पे जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास, और फिर वहां से करवाएं, वो सही है। अच्छा, ये कि सैलून ओनर्स भी इस चीज को शायद माइंड करेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लोगों का जो स्किन है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बेशक बिजनेस, लेकिन हम उनको सेफ वे में हम चाहते हैं कि लोग जो है वो अपनी स्किन जो है वो उसके साथ वो ना करें। बहरहाल ये है कि आपके पास कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, आप उनसे बात कीजिए। बहुत सारे जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट भी आपको बड़ा रेफर करते हैं, बिल्कुल, कि आप यहाँ से इस तरह से इस चीजों को देखिए। एक और चीज को मैं कहना चाहूंगी कि अब कोई सैलून पे आया है, दूसरे सैलून्स की बात करूंगी मैं, तो ऐसे नहीं कहती, ठीक है, जो चीज हमारे बस में नहीं है या मुझे समझ में नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी ब्यूटिशियंस हैं जो क्रीम्स बना के दे रहे हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, फैशन बड़ा लंबा चला है, मतलब अब तो वो फिर आपके फेस पे उसने साइड इफेक्ट्स कर दिया। जो आपकी अपर लेयर्स है ये हमारी प्रोटेक्टिव है, ये हमारी प्रोटेक्शन है। जो हमारी फर्स्ट लेयर ही हम अपनी खत्म कर देंगे, प्रोटेक्शन लेवल ही खत्म कर देंगे, तो हम नीचे वाली स्किन को फिर क्या करेंगे? नहीं, वाकई हम लोगों ने भी जैसे पढ़ा है कि एपिडर्मिस। अच्छा, फिर आप फेस के बारे में आप इतना कॉन्शियस है, अपने हाथ पाँव गर्दन को भी देख लें। क्या टॉपिक, वो भी मतलब क्या बात की है, ये सही है, वेरी आपके बॉडी का पार्ट है, उसको भी करें। सबसे बड़ी बात ये है कि कुदरती चीज चेंज नहीं होती, आप जैसे हैं वैसे रहेंगे, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज। अच्छा, आप जो नेचुरल अल्लाह ने आपको जो चीज दी है, स्किन टाइप है, कलर केयर करें, उसको मेंटेन करें, उसको केयर करें, उसका ख्याल रखें। मैंने बहुत सारी जिसको कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स पर्सन, आपको पता है कि उनका काम फील्ड में होता है और वो धूप में ज्यादातर वो रहती हैं, तो वो भी आप देखें कि कभी आप ओलंपिक्स देख लें, या कोई जब वो आती हैं स्टेज पे, आप ये देखें कि उसमें भी उन बेशक वो सांवली हैं, गोरी हैं, टैन है, जो भी उनका स्किन कलर है, आप ये देखिए कि वो भी उनका सेम होता है, ठीक है, सेम होता है, हाँ। स्किन शाइन कर रही होती है, हाँ जी। स्किन का हेल्दी होना जरूरी है, ठीक है, मॉइस्चराइज करें, आपकी स्किन हेल्दी हो, उसमें नहीं जाएं, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएं। तो हमारी सोसाइटी में अपना इंटरनल लेवल जो है उसको बेस्ट करें, ना डाला जाता है, और ये नहीं है किसी का रंग थोड़ा सा सांवला है ना, मेरा है ना, मुझे पता है, ठीक है, लोग ना बिला वजह मुझे कॉम्प्लेक्स देते थे, तब के ना तुम्हें कोई क्रीम यूज करनी चाहिए। मैंने जिंदगी में आज तक कोई नाइट क्रीम यूज नहीं की। मैं ये कहती हूँ, मैं अपनी स्किन को तबाह करने से बेहतर है कि मैं कुछ ना करूं, जो है मैं उसको ही मेंटेन करती हूँ। देखिए, आप मंथली में आप ले लें, फेशियल ले लें, क्लींजिंग ले लें,
जिससे आपका डस्ट भी रिमूव हो गया, आपको मसाज मिल गया, आपका ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो गया, आप नीट एंड क्लीन भी हो गए। आप अपना इंटरनल काम सही रखें, अपना खाना पीना ठीक रखें, अपना एक्सरसाइज को फोकस करें, आप यानी आप अपनी रूटीन अच्छी पानी करें। पीने का देखें। अब मोस्टली जिनकी ड्राई स्किन होती है, बहुत पैचेस पड़ जाते हैं उनके, मैं तो वो फखर से कहती है हम तो पानी नहीं पीते। मैं चाहती तो हूं कि ये डिस्कशन बहुत ज्यादा लंबी हो, लेकिन ये है कि हम जो है हमारे पास टाइम तो शॉर्ट था, और टाइम कैसे गुजरा ये मुझे पता नहीं चला। सच में इट वाज सच अ नाइस डिस्कशन माशाल्लाह। सानिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें की, इन्होंने हमें हाइड्रा फेशियल और स्किन केयर और अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से चीज़ें बताई। तो आपका शो में आने का और आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपको बुलाने का शुक्रिया। इट वॉज रियली नाइस टाइम। अच्छा, दुआ बुखारी हमारे साथ मौजूद थी, फेमस आरजे और कम्युनिटी जो है वो सर्विस के साथ ये कि सोशल वर्कर हैं ये, और जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये है कि आपका बहुत शुक्रिया दो आपके टाइम देने। थैंक यू सो मच। इस मैसेज के साथ कि आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, खुशियां बांटने की वजह बनिए, अपना ख्याल रखिएगा। अपनी मेजबान दुरेश शहवार को ब्रेक की इजाजत दीजिए और फिर ये कि वापस आएंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और हमारे जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है वो शुरू हो चुका है, और हमारे साथ बहुत अमेजिंग जो है मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में रोही एट 10 के साथ मौजूद हैं, शौकत अशफाक साहब हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुल्तान से। उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरे जो उनके साथ तशरीफ रखते हैं, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, एडवोकेट फखर रजा मलाना साहब, जो कि प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, और इनसे हम बात करेंगे हेल्थ एंड कमीशन लॉज के बारे में। तो सबसे पहले मैं शौकत अशफाक साहब से बात करूंगी। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी आजकल जो जाहिर बात है बहुत ज्यादा मसरूफियत है जर्नलिज्म से रिलेटेड। सर, मैं जानना चाहूंगी आज कि हमारे पास जो बल्दियाती इदारे बहाल हुए हैं, क्या आप समझते हैं कि इदारे बहाल होने के बाद जो उनका किरदार है क्या वो वही होगा, या उसमें कोई तब्दीली होगी, या अपना जो मकाम है वो बरकरार रखेंगे? देखें, ये तो गैब के इल्म तो अल्लाह ताला को मालूम है। जी ठीक है। आगे क्या होना है इसके साथ, जिसका माजी में होता रहा वो कैसे होगा, लेकिन उस पर एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं। जी सर। कि ये बल्दियाती इदारे बुनियादी तौर के ऊपर इसको कहते हैं बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो कभी किसी जमाने में आज से 50 साल 60 साल पहले एक ताले आजमा ने वो इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन ये पूरी दुनिया में रहा है। जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां ये बुनियादी जो जमहूरियत का सिस्टम जो है वो राइज है, जिसको कहते हैं बीडी, बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम। बीडी, बेसिक डेमोक्रेटिक, ठीक है। अब ये जो है, इसको आप बल्दियाती इदारे कह लें, इसको आप बेसिक डेमोक्रेटिक के इदारे कह लेंगे, उसको ये दुरुस्त है, बात तो दुरुस्त है। लेकिन हमारे यहाँ इसमें थोड़ा सा इश्यू ये है कि जो भी हमारी हुकूमत हुआ करती है, जो चीज उसको पसंद होती है या उसके फेवर में होती है, उसको वो कंटिन्यू करते हैं। जो पसंद नहीं होती, जो उनके फेवर में नहीं हुआ करती, वो उसको नहीं चलने देते। अब बात यह है कि जो आपने बात की उसमें यह है कि ये अगर ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम जमहूरियत पसंद हैं, और ये जमहूरियत हुकूमत जमहूरी है, तो फिर आपके पास बल्दियाती इदारे जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत की मेरे हिसाब से ये रूह है। इसके बगैर कोई जमहूरियत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसका खमियाजा आज भी पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो भुगत रही है, कि ऐसे लोग मुसल्लत हुए हैं जिनको बुनियादी तौर के ऊपर सिस्टम का पता ही नहीं है कि लोगों के साथ डीलिंग क्या होती है। जब आप बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जाएंगे तो उसमें आपको अपने मोहल्ले में अलग एक एक घर से एक एक बात का आपको जवाब देना पड़ता है जब आप वोट लेने के लिए जाते हैं। बिल्कुल। और उसमें एक वो कहते हैं कि अगर आप एमएनए का इलेक्शन लड़ें तो वो शायद थोड़ा आसान हो,
लेकिन जब आप काउंसलर का इलेक्शन लेते हैं तो बहुत मुश्किल हुआ करता है कि एक लिमिटेड कम्युनिटी होती है, एक लिमिटेड वोट बैंक होता है और हर बंदा, हर खातून, हर बच्चा आपको जानता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको पता होता है आप किस किरदार के हैं, उसको पता होता है कि आपने क्या काम आगे करना है। और अगर एक टेन्योर में आप काम नहीं करते तो नेक्स्ट टेन्योर में आपके से वो पूछ सकते हैं कि आपने पिछली दफा तो ये नहीं किया, आप इस दफा क्यों वोट लेने हैं। ये तो एक उसका एस्पेक्ट है। लेकिन वो सबसे बड़ा चीज ये है कि ये बुनियादी तौर के ऊपर इंस्टीट्यूट हुआ करता है, स्कूल हुआ करता है, प्राइमरी स्कूल जिसको कहते हैं सियासत का प्राइमरी स्कूल या डेमोक्रेसी का प्राइमरी स्कूल। बुनियाद है ये, बुनियाद है ये। बिल्कुल, कि वहां से आपने स्टार्ट लेना है, वहां से आपने सीखना है। जब आप एक बंदे से बात करेंगे, मल्टीप्लाई फिर 4 बंदों से बात करेंगे, फिर 8 बंदों से बात करेंगे, 40 बंदों से बात करेंगे और फिर उसके बाद एक मजमे से बात करेंगे, तो आपकी बात में पुख्तगी के साथ साथ आपके जहन में ये बात होगी कि आप एक सिस्टम के तहत होके आए। अब मैं आपकी जो आपने सवाल किया, मैं समझता हूं कि 100% ये इदारे होने चाहिए और इनको अगर इन्होंने क्लोज किया तो ये एक जमहूरियत के साथ क्राइम था। ये जमहूरियत के साथ क्राइम था। ये बेसिक जो लोगों के राइट्स हैं, अवाम के, जो आम आदमी है, अवाम तो रह ही नहीं गई, आम आदमी हो गए सारे, जो आम आदमी है उसका फंडामेंटल राइट है। आप उसको कैसे वाइंड अप कर सकते हैं? और अगर आपने वाइंड अप किया तो फिर अगर आप उसने बहाल किया अदालत ने, तो आप बाउंड हैं उस सिस्टम को चलाने के, ताकि आम आदमी को उस सिस्टम से जो कुछ भी है, छोटा है, मोटा है, बड़ा है, अगर वो कमतर है, कोई ना कोई उस सिस्टम में उनको रोल प्ले करने दें, ताकि वो अपना फ्यूचरिस्टिक जो सिस्टम है उसके ऊपर फोकस कर सकें। बिल्कुल। अच्छा सर, शौकत साहब ये बताएं कि हुकूमत आखिर क्यों मजबूर हुई है इन इदारों को क्लोज करने की तरफ, और फिर ये अदलिया की मदद से फिर ये कि उनको वो किया गया, तो ऐसी क्या मजबूरी थी गवर्नमेंट? मैं आपसे गुजारिश कर चुका कि यहां कोई मजबूरी नहीं होती, यहां जाति पसंद, नापसंद और मफादात। ठीक हो गया। वो कहते हैं ना कि वो जो ज्यादा लाडला होता है ना, तो बाबा मुझे चांद भी ला दो, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, इससे खेलना है मैंने। ठीक है। तो ये बल्दियाती इदारों से चांद की तरह खेले हैं। और ये फिर मैं वही बात आपसे जो कह चुका कि ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, अपने लिए भी अच्छा नहीं किया, और आने वाले आम लोगों के लिए अच्छा नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, बाबू लोग जो हैं जी, जो डेमोक्रेसी में जब आप ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे देते हैं तो फिर आपके साथ यही होता है जो आज हो रहा है कि आपके बुनियादी काम जो हैं वो एमएनए करवा रहा है, अगर करवा रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं करवा, अगर करवा रहा है, या एमपी एमएनए जो है वो मॉनिटरिंग बॉडी जरूर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन जो गली मोहल्ले में काम है, नाली का, पानी का, सीवरेज का, बेसिक जो नीड्स है हमारे, उसका काम है जो काउंसलर वहां से मुंतखब होगा या वहां से नाज़िम मुंतखब होगा, वो उसको देखभाल करेगा। और आज अगर अदालत ने किसी भी, उसके बाद में इस पे डिटेल बहुत लंबी हो जाएगी, किसी बुनियादी बात ये है जिसके ऊपर उन्होंने इसको बहाल किया कि ये जरूरत है, और किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ये जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक कोई भी, मैं नहीं समझता कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो चल सकती है। आप दुनिया के पूरी दुनिया में उठा के देख लें, एक मुल्क में 8-8, 10-10, 20-20, 30-30, 100-100 अलग किस्म के सिस्टम हैं, लेकिन उनकी रूह एक ही है। रूह क्या है कि आम आदमी का काम करना। आम आदमी का काम करना सर, बेसिक हमारा जो बुनियाद होती है जब ये सिस्टम की, तो वो यही है। आप चाहे जितनी मर्जी बेस में आप चले जाएं। एग्जैक्टली। सर, ये फिर आपको क्या उम्मीद है कि आगे ये चीजें, क्योंकि पहली गवर्नमेंट में भी थी और ये है कि उन लोगों ने भी इनके साथ डील किया अपने, जैसा आपने कहा कि मफादात को देखते हुए, तो आप आगे क्या देखते हैं कि इसका क्या फ्यूचर होगा? देखें, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक भी हूं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी उम्मीद जो है वो अच्छी है। That's nice. ठीक है ना, नेगेटिव वैसे भी नहीं सोचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने कोर्ट के कहने पे भी कर दिया ना जी, तो फिर इनको अपना सिस्टम खुद दुरुस्त करना चाहिए। दे शुड लुक इनटू द थिंग्स। हाँ, लुक इट इन द थिंग्स प्रॉपरली। ठीक है ना, और उसको फिर दुरुस्त करना चाहिए।
और इस सिस्टम को चलाना चाहिए, इसको आगे फिर वाइंड अप नहीं चलना चाहिए। हमारी बदकिस्मती क्या है? हमारी बदकिस्मती ये है कि ये सिस्टम हमेशा ताले आजमाओं ने जो है वो चलाया। और बदकिस्मती ये है कि हम जिसके पीछे भागते हैं, जिसका अलम उठाते हैं, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम ने इन इदारों को लपेटा। ठीक है, ओके। और अब अगर अदालत ने बहाल किया है तो वो किसी बुनियाद पे किया, और बुनियाद यही है, तो फिर इनको चलने दें। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। अच्छा, अब हम जो है अपने हमारे जो दूसरे मेहमान हैं हम उनसे भी बात एडवोकेट फखर रजा मौलाना साहब, ये बताइए कि ये जो हेल्थ केयर कमीशन लॉ के बारे में सुना जाता है, बिकॉज फैमिली के जिस टाइम हम बात करते हैं कि केसेस की और उनके हुकूक की और ये कि उस कोर्ट कचहरियों की, तो ये बताइए कि जो हेल्थ केयर कमीशन लॉ है ये क्या है, इसके बारे में हिस्ट्री बताइए उन लोगों को जिनको इस बारे में नहीं पता। जी, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली जो हेल्थ केयर कमीशन एक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2010 में इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। और इसका मकसद ये था कि ये वक्त की अहम जरूरत थी, उस जरूरत थी, क्योंकि जब पेशेंट के साथ किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी कंसल्टेंट के पास कुछ ऐसा हो जाता है जहां वो फील करता है कि मेरे मरीज के साथ प्रॉपरली डील नहीं किया गया, या कोई नेग्लिजेंसी जो है वो उसका बर्ताव किया गया है और इवन पेशेंट की डेथ हो गई है, तो वो मामला कहां लेके जाएगा। अब होता ये था कि जब आप ये देखें कि पेशेंट के साथ कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो फौरन भागे भागे पुलिस के पास जाते थे, और पुलिस में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता था जो इस मामले को देख सके कि ये नेग्लिजेंसी है या ये कॉम्प्लिकेशन है। एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है जो फर्क नहीं उनको पता नहीं चलता था, जिससे जो डॉक्टर्स होते थे उन पे कभी एफआईआर हो जाती थी, कभी नहीं होती थी, जहां होने वाली होती थी नहीं होती थी, जहां नहीं होने वाली होती थी हो जाती थी। डिस्क्लेमर दे देते हैं जी, नहीं ऐसा नहीं है, मैं वही अर्ज कर रहा हूं। अब इन चीजों को देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है ये हेल्थ केयर कमीशन एक्ट लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने दो अलग-अलग चीजें डिस्क्राइब की। एक तो ये कि मरीजों के हकूक, ठीक है, दूसरी साइड पे उस हॉस्पिटल के या उस डॉक्टर के हकूक, दोनों ने अपने आप को कहां कहां रखना, वो दोनों को देखते हैं। ठीक है। जो पार्टी सच्ची होती है उसके फेवर में फिर वो डिसीजन आता है। ठीक है। और उसके बाद जो है ये 2010 के बाद उसे कुछ अरसा ये मामला जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में भी चलते रहे। ठीक है। मुख्तलिफ पंजाब में जो एस्टैब्लिश टाइम लेता है, मतलब इस चीज को, हाँ, इस पे मैं डिटेल आपको बताऊं तो होता ही है। लोग है वो सोच यही है कि भाई ये तो बहुत ही नो ऐसा नहीं है जी। एक्चुअली इसमें जो प्रोवाइडेड है वो यही है कि जिस दिन आपके साथ कोई इशू हुआ है, बीइंग अ पेशेंट अगर मैं बात करूं, जिस दिन आपके साथ कोई प्रॉब्लम आया है, ठीक है, उससे विदिन 30 डेज और 30 दिन कमीशन जो है वो एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है। यू हैव टू फाइल यूर कंप्लेंट एट द स्पॉट। आपका जब है एट द स्पॉट, जिस दिन हुआ है, ठीक है, वो पूरा फॉर्म एक जो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है। आपने वो प्रिंट करना है, उसको फिल करना है, कौन सा डॉक्टर था, कौन सा हॉस्पिटल था, आप क्या करवाने गए थे, किस दिन हुआ, और साथ एफिडेविट जो 2 गवाह आप साथ देना चाहेंगे वो भी एफिडेविट लगा के, इवन आप थ्रू काउंसिल भी जा सकते हैं, बतौर थ्रू वकील भी जा सकते हैं। आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर देंगे। ठीक है। उससे विद इन नेक्स्ट 15 डेज जो कमीशन है वो उस मुतलका हॉस्पिटल को या डॉक्टर को नोटिस जारी करेगी। ठीक है। और उसके बाद इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो इंक्वायरी कोई लंबी नहीं है, 1 या 2 डेट्स ऐसी होंगी। इवन रात को मैंने केसेस में रात को 7-7 बजे तक वो इंक्वायरी में मैं बैठा हूं। अच्छा। वो दोनों लोगों को सामने बिठाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं आप इन पे क्वेश्चन करें, उनको कहते हैं आप इन पे क्वेश्चन करें, जो प्रोसेस है ऑन द स्पॉट, ये ऑन द स्पॉट जो है वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है वो अगले 15 दिन के बाद जो है उनका एक एक्सपर्ट की पूरा पैनल है। अब लाइक दैट के गायनी का अगर पेशेंट आया है तो उनका जो गायनी एक्सपर्ट है एफसीपीएस में जो हेल्थ केयर कमीशन का है, उसके पास वो सारी चीजें भेज देते हैं कि जी ये ओरिजिनल केस था, ये हॉस्पिटल का रिकॉर्ड था और ये बातें क्रॉस एग्जामिनेशन में सामने आई हैं। ठीक है। उसके मुताबिक फैसला हो जाता है। अगर कंप्लेंट सच्ची होती है तो उसमें जो सजाएं हैं वो यहां तक हुई हैं कि डॉक्टर्स का लाइसेंस सस्पेंड तक हुए हैं, इवन डॉक्टर्स को प्रैक्टिस से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है। हॉस्पिटल को क्लोज किया गया है। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है। ठीक है। और अगर पेशेंट जो है उसने गलत कंप्लेंट की है, ठीक है, या उसने जानबूझ के किसी हॉस्पिटल को या डॉक्टर को डिफेम करने की कोशिश की है, तो फिर उसको फाइन होगा। उसको फाइन होता है कि आप जी बिल्कुल जी। एडवोकेट फखर साहब ये बता रहे हैं कि आप लोगों के साथ अगर किसी हॉस्पिटल में इस तरह से कोई इंसिडेंट हो जाता है जिसमें आपके साथ मिसबिहेव है या फिर आपके पेशेंट के साथ जो है वो राइट्स हमें नहीं पता होते, तो ये आज के प्रोग्राम में बड़ा अच्छा ये हम लोग आपने बताई है ये चीज कि फॉर्म अवेलेबल है आपकी उसमें है, अप्रोच में है। इफ यू हैव इंटरनेट तो आप उसमें देख सकते हो
और ये कि वो 15 दिन का प्रोसीजर है, इससे ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है, जैसे कि हम लोग समझते हैं कि शायद इसमें महीने या साल लग जाएंगे और हम कहते हैं दफा करो, अगर हमारे साथ डॉक्टर कुछ गलत भी कर गया है तो जस्ट लीव इट। तो आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। अच्छा, इस पर जो है ना एडवोकेट साहब, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, इस गुफ्तगू को हम करते हैं। हमारे साथ शौकत इशफाक साहब सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनसे हम जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सर, मौजूदा सूरत हाल में जो हुकूमत की आपको क्या लगता है कि ये किस तरफ जाएगी, ये चीज ये कहाँ को जा रही है? ये अभी तो महंगाई की तरफ जा रही है सर। महंगाई तो मतलब चल रही है ना, मतलब सर ये तो टॉप ट्रेंड्स है ना। डिफाइन करें ना, आप डायरेक्शन किसकी पूछ रहे हैं? सर ये तमाम, जैसे कि इन लोगों के पास जैसे कि कहा जा रहा है किसी इलेक्शंस के हवाले से कि वो होंगे या नहीं होंगे, चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है, इलेक्शन तो होंगे। मैं आपसे एक बात करूं, ये हम ना थोड़े से हमारा भी कसूर है। हम जब भी कोई ऐसी हुकूमत आती है तो हम काफी सारे प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं जी। अच्छा, प्रोपेगेंडा जो होता है ये भेड़चाल होती है जी, बिल्कुल। अच्छा, भेड़चाल ये एक तो हमें ये मशीन ने काफी खराब कर दिया जो हम हाथ में लिए फिरते हैं, मोबाइल फोन जो है, और फिर उसके साथ सोशल मीडिया। जी जी। सोशल मीडिया पे कई चीजें ऐसी भी चलती हैं जो तस्दीक शुदा नहीं होती हैं। तो ये अच्छा, उसमें फिर अभी ये बात कर रहे हैं कि उसमें काफी सारी बातें होती रही, लेकिन पूरी दुनिया इस पे मानती है इसको, जो इसके क्रिएटर हैं जिन्होंने इनको बनाया है। फिर जो ऐसे मुल्क हैं जो डोमिनेटर हैं इकोनॉमिक्स के हवाले से या दूसरे हवाले से, वो तो ओपनली मतलब कभी भी आप पढ़ लें, आप उनकी बात सुन लें, तो वो इसको एक वार फियर और उसको जो कहते हैं कि एक जो हथियार होता है, एग्जैक्टली हथियार होता है ना, कि एक जंगी हथियार, बिल्कुल बिल्कुल, तो वॉर वेपन जो है, वॉर वेपन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। तो अब होता ये है कि डेफिशिएंसीज तो होती हैं, और हमारे जैसे मुल्क में ये जो हम है ना अभी ये कॉलोनियल जिसको कहते हैं, जो हम बरतानिया की कॉलोनी रहे और फिर आजाद हुए, तो हमारे जैसे मुल्कों में काफी सारी हैं हम जी, कमजोरियां तो है ना, हम काफी सारी चीजें जो हम अभी लोग कहते हैं यार ऊपर से बात आएगी, तो फिर अब ऊपर हमारा क्या है? हमारा तो अल्लाह है, लेकिन कुछ लोगों का जो है वो किबला कुछ और होता है। सो इसमें काफी सारी चीजें तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि ये प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन प्रोपेगेंडा कहां से स्टार्ट होता है? जब आप शेकी होते हैं, जब आप कहीं कमजोर होते हैं, कहीं आपकी डेफिशिएंसी होती है, देन यू नीड अ थर्ड हैंड। जब नीड नहीं, फिर आपके ऊपर वो थर्ड एंड जो है वो इफेक्ट करता है। हाँ, ये तो बहुत ठीक है ना, उनको क्यों जरूरत है? वो तो बैठे रहेंगे, वो कहेंगे हमारा अगला टेन्योर, तो अभी क्लेम कर रहे हैं कि हमारा अगला टेन्योर भी हमारा है, लेकिन फॉर गॉड फॉरबिड कि अब क्या होता है, अवाम ने फैसला करना होता, कुछ और होता। अब जिसने फैसला करना है उनको मालूम है कि हमें क्या करना है। और फिर ये है कि ये ऐसी चीजें जो होती हैं जिसको पावर पॉलिटिक्स कहा जाता है, उसमें रोजाना की बुनियाद के ऊपर चीजें तब्दील हो रही होती हैं। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, नॉट ऑन द सिचुएशन। ठीक है, मैंने आपसे पहले अर्ज कर चुका कि कई चीजें मुझे आप पसंद नहीं है तो मैं आपका शो नहीं करूंगा। आपको मैं पसंद नहीं हूं तो आप कहेंगे आप इनको रहने देंगे, ऐसे फजूल बोलते हैं। तो ये होता है ना, ये तो अब चल रहा है, कभी नहीं कह सकते। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो इनकी मुद्दत है बल्दियाती इदारों की, सर जिस तरह से ये कि इलेक्शंस के बारे में बात करें, सर दिसंबर में तो ये जो है वो खत्म हो रही है, तो फिर आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें दिसंबर बड़ा टाइम है, लेट देम वर्क इन द ऑफिस। अच्छा, लेट देम वर्क इन द ऑफिस, ठीक है, उनको गुड ऑफिस उनका चलाने दें, अपने सिस्टम में आने दें। होना तो वही है जो ये चाहेंगे, लेकिन जब आपने उनको फोर्सली विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉ, कोई प्रोविजन नहीं है लॉ की, ऐसे गैर अखलाकी काम है, अगर है भी सही तो आपको गैर अखलाकी तौर पे वो कानून उसकी बिसात लपेटने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगर कोई प्रोविजन भी है तो। मॉरली ये चीज ठीक नहीं, लीगली मॉरली भी देखें, एक वट एवर मैं फिर आपको वही बात कर रहा हूं कि जो भी सूरत हाल है, वो 1 वोट लिया, 10 वोट लिए या 100 वोट लिए, वो एक आम बंदे से, अपने मोहल्ले से, अपने इलाके से, अपनी यूनियन से वोट लेके ऊपर आया। किसी को हक नहीं है, मैं समझता हूं ये अदालत को भी हक नहीं है कि उसका मैंडेट तब्दील करके उसको घर भेज दिया जाए, या तो फिर आप ये कहें कि हम जमहूरियत की बात नहीं करते। जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर आपको जमहूरियत की रूह जो है,
जमहूरियत की रूह जो है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये नर्सरी है। आप नर्सरी में जब पौधा होता है या आप जिस तरह एक मछली की पूंग होती है, आप उसको मारेंगे तो फिर उसकी नस्ल आगे कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं चल सकती। तो आप उसको चलाने दे, चलाएं। वो 1 महीना है, 15 दिन है, 10 दिन है, 2 महीने, लेट देम, उसको डिस्टर्ब नहीं करें। नहीं, लेट देम एक्सरसाइज। बहुत अच्छी बात की, ठीक है ना, उनको करने दें और उसके बाद आपने इलेक्शन करवाने हैं बलदियाती, आप करवाएं। और ये भी लाजमी है। हम नहीं बात करते कि आपने जिस तरह पूछा अगले इलेक्शन कब होते हैं, ये कुछ मालूम नहीं। मैं फिर समझता हूं कि अगर ये जमहूरियत पसंद है तो फिर इनको चाहिए, जब ये कहते हैं कि हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे, आप बल्दियाती इदारों का भी टाइम पूरा करने दें। जितना अरसा आपने सस्पेंड रखा उतना आप उसकी सजा भुगतें, कानूनी तौर पे भी, अखलाकी तौर के ऊपर भी। बिल्कुल बिल्कुल। आप उतना टाइम उनका एक्सरसाइज, क्योंकि वो बगैर एक्सरसाइज करें, ये कौन सा मतलब कानून है, ये कौन सा समाज है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? बिल्कुल। क्या आप 3 साल के लिए सस्पेंड कर दें, 3 साल बाद आप कहें कि जनाब आ जाएं, फिर आप 10 दिन आपके रह गए तो आप इसको वाइंड अप करके बाहर निकल जाएं? ये कोई, मैं नहीं समझता कि दुनिया में ऐसा कोई कानून एक्सरसाइज करता है। अगर करता है तो फिर वो जमहूरियत नहीं है, वो फिर एक डिक्टेटरशिप है। तो इस डिक्टेटरशिप के माइंडसेट से बचें। और यह है कि एक डेमोक्रेसी के जो वर्ड है, जो एक लफ्ज है जमहूरियत का, उसका हक अदा करें। इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी। यहां पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रूही एच 10 और हमारे साथ हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट शौकत अशफाक साहब और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फ़खर रज़ा मौलाना साहब, और इन दोनों से बहुत दिलचस्प गुफ्तगू का जो है वो सिलसिला जारी है। चलिए जी, अब क्वेश्चन सर अशफाक साहब, मुझे महंगाई के बारे में जो है वो बात करनी है कि क्या रीजंस आपको लगती हैं और क्या ये सच है कि जो है महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, और ग्लोबली इसको अगर हम डिस्कस करें। महंगाई वैसे दिलचस्पी पे नहीं है। ठीक है सर। महंगाई जो है ये तो अदर वे राउंड है। हाँ, ये तो इंसान अच्छे भले हंसते बसते बंदे का ना एक दफा चेहरा जो है ना वो गम की तरफ ले जाती है। सर रीजंस पता चलेंगे तो खुश हो जाएंगे ना, जब पैसे पूरे ना हो जेब में चीज खरीदने के लिए। सो महंगाई है। और देखें, मैं आपको बताऊं, समझने की थोड़ी सी बात है। मैं किसी तौर पे भी, मैं फिर कह रहा हूं, दोबारा कहेंगे तो फिर भी कहता हूं, मैं हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है ना, मतलब नॉट इन दैट सेंस कि मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। बात यह कि ये पेंडेमिक जो आया है, ये दरअसल इससे हुआ ये कि पूरी दुनिया के अंदर ये हम में से किसी ने, हमारी हुकूमत ने, हमारे जैसी और हुकूमतों ने, इनको हम कहते हैं कि ये जो हैं पोस्ट कॉलोनियल्स जो है, या इसको कहते हैं प्री कॉलोनी, पोस्ट कॉलोनियल जो मुल्क हैं हमारे, ये जितने हम, पाकिस्तान भी हैं, इंडिया भी है, ये सारे, इनमें से काफी ममालिक ने फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग नहीं किया था फूड के हवाले से ख़ुसूसन। ठीक है। अच्छा, बाकियों का तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अपने मुल्क की मैं बात करता हूं, हमने तो बिल्कुल भी नहीं किया था। हमारे जितने गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं वो दरअसल कानून का दूसरे हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। अब गवर्नमेंट खुद ये चाहिए था कि उनको ये मालूम था कि पूरी दुनिया के अंदर ये नकलो हमल जो है, ये ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये चीजें जो है ये कम होंगी और हो गई। ठीक है ना, मतलब एयर ट्रैफिक बंद हुई, आपका जो शिपिंग बंद हुई, ठीक है ना। अच्छा, शिपिंग कैसे बंद हुई कि आपके पास मैन पावर, लोग डरे, आप भी डरे, पूरी दुनिया डरी, कोरोना से सब लोग डरे ना। एग्जैक्टली। और फिर जब इन्होंने बिल्कुल फियर क्रिएट कर दिया पूरी दुनिया के अंदर, तो हर बंदे ने कहा यार छोड़ो, अगर फलां बंदा कह रहा है, जेफ ब्रूस कह रहा है, बिल गेट्स कह रहा है, फलां कह रहा है, वो कह रहा है 2 साल काम नहीं करें, 2 साल जान बचाएं, 2 साल बाद के काम करें। लोगों ने एक्सेप्ट किया कि एक बंदा जो इतनी बड़ा कारोबार कर रहा है, जो बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है, मानना चाहिए। वो घर बैठ गए। जब घर बैठ गए तो जाहिर है शिप कौन चलाएगा, शिप के ऊपर लोडिंग कौन करेगा, अनलोडिंग कौन नहीं थे, एग्जैक्टली। कंटेनर कौन लाएगा, कंटेनर को फिल कौन करेगा, लॉरी कौन चलाएगा, जिसको हम ट्रक कहते हैं, जिसको हम बड़े जो ट्रेलर होते हैं या बड़े जो टैंकर होते हैं जिसमें फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन, कौन चलाएगा, एग्जैक्टली।
ये पूरी दुनिया में एक सिस्टम के तहत चीजें आहिस्ता 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 पीछे चली, और जो स्टॉक में चीजें पड़ी थी उनको भी जो एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए या रिटेल शॉप तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा मसला पैदा हो गया। ठीक है। अच्छा, वो तो थे एक थोड़े वो लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत करके रखा था। हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ जो माफिया था वो आ गया। उस माफिया ने ये कि उसने कहा अच्छा ये 6 महीने बाद ये ना, उसने तमाम चीजें स्टॉक करके साइड से हटा दी और उसको ऐसी जगह पर रखा, मैं अब उसका नाम नहीं ले सकता कि हमारे लिए और प्रॉब्लम है, वहां जाके रखी उन्होंने चीजें कानूनन। ये वो माफिया है कि जी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर जब जहां शॉर्टेज ही उसको वाया बिठिंडा लाके फिर मार्केट में डाला तो रेट 300 गुना थे। 300%, सॉरी गुना नहीं, 300%। ठीक है ना। तो अब मुझे ये बताएं कि हुकूमतें ऐसी हुआ करती हैं कि वहां एक मिनिस्ट्री इनके पास प्लानिंग की भी है, इनके पास एक मिनिस्ट्री इक्तिसादी, सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, ये आप कह रही हैं, वैसे मुझे थोड़ा सा इसमें इख्तिलाफ कि कितने पढ़े लिखे। अगर पढ़े लिखे होते, मैं चलें आपकी बात मान लेते हैं कि पढ़े लिखे हैं, तो फिर वो पढ़ा लिखा हमारे लिए क्यों नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया? क्यों उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग क्यों नहीं की कि आज हमारे यहां होते हैं? आज भी अगर हम बच्चे हैं, और ये तमाम चीजें जो हैं, ये मैं फिर एक दफा कह रहा हूं, वसूख से कह रहा हूं, ये मसनूई है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता चलूं कि हमने जो डिपेंडेंसी थी, इन्हिसार था अपने ज़रात के ऊपर, वो 20 से 30% कर दिया था जी। अच्छा, उसके पीछे फिर एक लंबी दास्तान है कि क्यों किया था? आज भी हमारे ज़रात के अंदर इतनी पोटेंशियल मौजूद है। मैं फिर आपको बात कर रहा हूं कि हमारे ज़रात के अंदर इतनी पोटेंशियल मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर जितने नफूस हैं, ये कहते हैं 22 करोड़ है, 22 करोड़ भी नहीं है, इसमें 5 और ऐड कर लें ठीक है ना? ठीक है। उनके लिए कम से कम खुराक पैदा कर सकता है ये। हमारे पास अच्छी फर्टाइल जमीनें हैं, ऐसी जमीनें भी हैं जो अभी बंदोबस्त में भी नहीं है, या वो मतलब उसको लाए नहीं, उसको ठीक नहीं किया, बंजर है। सर हमारी तो और भी जगहों पर लैंड यूज हो रही है कि मतलब ये कि जैसा हाउसिंग स्कीम्स हैं एंड ऑल दैट है कि हम अपने एग्रीकल्चरल एसेट्स को भी सर नहीं वो उस तरह से कर रहे हैं। ये एक अगर फिर वही बात है ना, ये फिर एक और एक प्रॉब्लम है कि आप सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है कि आप बजाय इसके करें, और जाहिर है वो ऐसी लैंड्स आप बर्बाद कर रहे हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर आपकी फूड सिक्योरिटी में मेजर और वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। सर हम बाहर के मुमालिक को देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने डिग्रीज भी वहीं से ली हैं, और ये है कि फिर हम उनके सिस्टम को क्यों नहीं हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करें, जब हम बहुत बड़ी बड़ी तकारीर करते हैं, बातें करते हैं कि जी हम यहाँ से और वहाँ से हम लोगों ने ये किया है, तो फिर क्यों नहीं हमारे जो अपने वसाइल हैं वो यूज। और इस पर शौकत साहब आपसे शौकत इशफाक साहब आपसे बात करेंगे। अभी हमारे साथ सेकंड गेस्ट मौजूद है एडवोकेट फखर रजा मौलाना साहब। उनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने मरीजों के हकूक के बारे में बात की, ठीक है, कि किस तरह अगर उनके साथ ज्यादती हो जाए तो आप किस तरह कोर्ट की या लॉयर्स की हेल्प ले सकते हैं। अब यहां पर मैं बात करना चाहूंगी कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं, अगर उनके साथ जरूरी नहीं है कि वो हर दफा मरीज ही जो है वो ठीक हो, कई दफा ये कि डॉक्टर्स के ऊपर भी जो है वो ब्लेम्स हो जाते हैं और ये है कि उनके ऊपर भी केसेस हो जाते हैं, तो ऐसे में ये है कि वो उनकी किस तरह से हेल्प होगा, उनके राइट्स बताइए। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट जो है जी, इसी के जो है फर्दर रेगुलेशंस आई 2014 में, और उसमें डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को जी बिल्कुल कानून के मुताबिक प्रोटेक्शन मिली। ठीक है। अब करना क्या है हॉस्पिटल ने ये करना है कि उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन देनी है हेल्थ केयर कमीशन को, वो उनको विजिट करेंगे। उन्होंने कुछ एसओपीज बनाए हैं कि अगर आपके पास ये एसओपीज आपने इन पे अमल दरामद कर ली है तो वो उसको इनिशियली रजिस्ट्रेशन दे देंगे। फिर उनको टाइम देते हैं कि अब आपके पास 2 माह का टाइम है, आप ये फर्दर बाकी चीजें जो है इनको कंप्लीट करें, देन वो उनको लाइसेंस दे देते हैं। अब जो लाइसेंस्ड हॉस्पिटल होगा या लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर होगा, इसका मतलब ये है कि वो 90% जो एसओपीज हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करने के एसओपीज हैं, उनको वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो हमें बतौर मरीज उस हॉस्पिटल के पास जाना चाहिए या उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो रजिस्टर्ड है या लाइसेंस्ड है, ताकि हमें प्रॉपरली कानून के मुताबिक और हेल्थ और मेडिकल के जो रूल्स हैं, एथिक्स हैं, उसके मुताबिक हमें सर्विसेज मिल सके। अब
अगर एक पेशेंट जो है वो किसी डॉक्टर के ऊपर आके गलत इल्जाम लगा देता है या तोड़फोड़ शुरू कर देता है, कोई भी गड़बड़ करता है, ये तो अक्सर देखने में अक्सर आता होता है। तो उसके लिए उस हॉस्पिटल के पास भी सेम फोरम है, ठीक है, उनका फॉर्म अलहदा से है, वो अपना वो फॉर्म फिल करेंगे और उसी कमीशन को देंगे उस बंदे के खिलाफ, और सेम प्रोसीडिंग होंगी जो मरीज वाली हैं वही सेम प्रोसीडिंग। यहाँ पे ये हेल्थ केयर कमीशन दोनों साइड पे मरीजों को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और डॉक्टर्स को भी अच्छा, कर रहा है। आपके पास कितने ऐसे डॉक्टर्स या केसेस आते हैं मरीजों और डॉक्टर से रिलेटेड जिनके साथ ये जो विक्टिम्स हैं और वो आपके पास आए हों, और क्या आपको लगता है कि अवेयरनेस की जरूरत है? कुछ लोग ये कहते हैं या डॉक्टर्स कहते हैं कि छोड़ो यार, क्या मतलब इस लंबे उसमें एक तो हम देखिए, एक मैं बतौर लेमैन अगर ये बात करूं, क्योंकि मैं लेमैन हूं, ठीक है, तो इस वक्त अगर आप ये देखें कि फील्ड में मोस्टली जो कंप्लेंट्स आती हैं वो डॉक्टर्स के अगेंस्ट आती हैं, ठीक है, और बतौर लेमैन मुझे तो पता ही नहीं है ना मैंने ठीक है। करना क्या है। अब आप ये देखें कि मैं, जैसे आपने पूछा कि मेरे पास कितने केसेस आते हैं, तो यूं अगर हम ये देखें कि मैं इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में निश्चित इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री का लीगल एडवाइजर हूं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो मेरे पैनल पे हैं। ठीक हो गया। वो उन लोगों को बेसिकली हम लीगली बताते रहते हैं कि ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ये लीगली हम अपने आप को साउंड करेंगे और मेडिकल एथिक्स के मुताबिक, हम रेगुलेशंस के मुताबिक काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि हम अगर अपने आप को बतौर मरीज देख रहे हैं, जब हमें ये कंप्लेंट कर रहे हैं या हम शोर शराबा कर रहे हैं, तो एक बात हम ज़हन में रखें कि हमने तो कर लिया जो करना था। अब उसके बाद, और अगर हमने गलत किया तो हम करके चले गए, ठीक है, हम एक थे जी। हमारे बाद 100 मरीज ऐसे हैं जिनको वो डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाएगा, वो कहेगा जी ये तो इमरजेंसी में आया था, मैंने इसको डील करके अपने आप को मुसीबत में डाल लिया। अब मैं जब भी कोई टेंशन वाला पेशेंट आएगा मैं उसको अटेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपने गले मुसीबत नहीं डालनी। एक इन अ गुड फेथ एक बंदा अगर एक बंदे की ट्रीटमेंट कर रहा है, आज देखें एक बंदा आया ही इमरजेंसी में है, उसकी ब्लीडिंग हो चुकी है और उसके चांस ही नहीं है बचने के, डॉक्टर ने अपनी पूरी ट्राई की उसको बचाने की, उसके साथ दुश्मनी तो नहीं है ना, उसकी प्रोफेशनल वो चाहता है कि मैं बदनाम हूं, ठीक है, फिर उसकी डेथ हो गई। अब वहां पे आके उसके जो वर्षा हैं उन्होंने वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब दोबारा अगर ऐसा कोई पेशेंट आएगा तो वो डॉक्टर तो नहीं हाथ लगाएगा, और वो हो सकता है वो पेशेंट कल आपका हो। अच्छा, ये यहाँ पर आप मौलाना देखें, फखर रजा मौलाना साहब, इसको ये एक वाकई एक लंबी डिबेट है, इसको हम करेंगे कंटिन्यू। अभी यहाँ पर हम लिखते हैं शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि देखें जब आप बात कर रहे होते हैं आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल किया करें, और ये उनकी बात का यही मकसद है कि आप फिर आने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक से और जारी रखेंगे इस गुफ्तगू को। जी, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। यू आर वाचिंग रोही एट 10 और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मौलाना साहब, जो कि हमें बता रहे थे डॉक्टर्स और पेशेंट्स के राइट्स के बारे में, और अब हम उनसे वही गुफ्तगू जो इससे पहले हो रही थी, ब्रेक से पहले, वहीं से स्टार्ट लेते हैं। जी मौलाना साहब, आप बता रहे थे कि अगर एक डॉक्टर आपके साथ बहुत अच्छा ट्रीट करता भी है और अगर आप अपनी इमोशंस को उस टाइम कंट्रोल नहीं करते और जो मरीज है उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और आप तोड़फोड़ करते हैं, ये पूछा, तो आने वाले मरीज जो हैं वो सफर करेंगे। इस पर बताइए। देखिए, मैं अपनी बात को फिर वहीं से स्टार्ट करूंगा कि हमें जब हम किसी हॉस्पिटल में गए तो सबसे पहले खुद को देखना चाहिए, ठीक है, कि हम किस कंडीशन में पेशेंट को लेकर गए। एक बात, दूसरी बात ये, क्या हमने हॉस्पिटल राइट सिलेक्ट किया, क्या हमने डॉक्टर राइट सिलेक्ट किया, और फिर क्या उन्होंने जो ट्रीटमेंट दी है। देखिए, मैं अगर अपना पेशेंट लेके जाता हूं तो मुझे तो नहीं पता उसके साथ कैसे ट्रीट करना है, उसको कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी नहीं देनी। अब मैं वहां बैठ के अगर ये कहने लग जाऊं ड्रिप 16 कतरों पे चल रही थी, 32 क्यों किए हैं, इस 32 करने पे मेरा मरीज मर गया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, डॉक्टर नोज बेटर कि उसको किस वक्त क्या चाहिए, उन्हें ज्यादा पता है इस चीज का, वो तो ट्रस्ट करना है तो फिर पूरा हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। देखिए, एक इंतहाई कहीं नेग्लिजेंसी हुई है, लाइक दैट कि आपका पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में और सर्जन बाहर फोन सुन रहा है, तो ये तो गलत है, ये गलत। उसको बेशक हमें कोर्ट में ले जाना चाहिए, लेकिन एक बंदा अपनी पूरी ताबड़तोड़ कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद अगर सर्वाइवल नहीं है तो हमें वहां पे तहम्मुल, और देखिए जिंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है, और उसके फैसले के बगैर कुछ नहीं होता। बहरहाल ये एक ऐसा टॉपिक है हेल्थ केयर का कि पाकिस्तान में इसको इस वक्त इतना लोगों को इल्म भी नहीं है, इस पे मुसलसल लोगों की अवेयरनेस होनी चाहिए
ठीक है, कि दोनों की क्या राइट्स हैं और हमें मरीज अपना, क्योंकि देखें जो आपकी हेल्थ है वो आपसे जिंदगी से रिलेटेड है, बिल्कुल। तो इस पे हमें कौन कौन से सिलेक्शन करते हुए क्या क्या चीजों का ध्यान करना चाहिए, इस पे बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है, लेकिन इसकी अवेयरनेस का कोई सिलसिला नहीं है। तो लोगों को प्रॉपरली एजुकेट करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। तो ये कौन सा ऐसा तरीका है जिससे उन्हें ये चीज पता चले कि जी ये हमारे लॉज हैं और हमें इस प्रॉब्लम में यहाँ पर जाना चाहिए जो कि लीगली उनके साथ लिंक्ड है, तो सर वो फिर अवेयरनेस उनको कहाँ से मिलेगी? देखिए, अवेयरनेस की बात अगर हम करें तो इसी की अल्टरनेट ऐसे सामने आप रखें, फूड अथॉरिटी बाद में आई, ठीक है, पंजाब फूड अथॉरिटी हर बंदे को पता है जी। रीजन क्या है? जी। उनकी मोबाइलिटी, उनकी चेकिंग, ठीक है, मुसलसल मार्केट में मौजूद है, लोग देखते हैं कि ये क्या है। और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बना जी, इन्होंने रखे डॉक्टर्स, ठीक है, उनको तो वैसे ही चेयर से उठने की फुर्सत ही नहीं मिलती, वो अपनी गाड़ियों पे कैसे मूव करेंगे, वो हॉस्पिटल्स को कैसे चेक करेंगे। देखिए, उनके पास एक सेल्फ असेसमेंट का टूल है, ठीक है, वो खुद से हॉस्पिटल्स को विजिट कर सकते हैं। देखिए, उस कानून के 1 साल के अंदर अंदर तमाम डॉक्टर्स ने और हॉस्पिटल्स ने रजिस्टर्ड होना था। यस, और अभी तक 10% हुए हैं। अच्छा, जो 90% बाकी बचे हुए हैं उनको, उनके साथ उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं। तो जो 10% है उनका क्या मतलब? हाँ, वो जो 10% है वो अब सिक्योर है। उसकी वजह ये उनके खिलाफ जैसे ही कंप्लेंट जाएगी 90% तो वो हॉस्पिटल इसलिए सिक्योर होगा कि वो एसओपीज को तो फॉलो कर रहा है। अब 10% उसको देखना है कि यहां कहीं नेग्लिजेंसी तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके एसओपीज को फॉलो किया हुआ है। और जिसने रजिस्ट्रेशन तक नहीं ली वो तो 100% फॉल्ट पे खड़ा है ना। इसका मतलब वो तो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा, कुछ भी फॉलो नहीं कर उसके ऑपरेशन थिएटर में क्या है क्या नहीं है। जो डॉक्टर है, अभी देखिए हमारे मरीज तो ये भी कहते होते हैं, ये जो डॉक्टर है इसको ऑपरेशन, ये हड्डियों का डॉक्टर था तो इसने आंखों का ऑपरेशन कैसे कर दिया, ये हो रहा है। ठीक है, ये अवेयरनेस कहां से आएगी? जी, एक बंदा वो लिखा हुआ होता है, मैं मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं हेल्थ केयर कमीशन में, उन्होंने बल्कि मैं एक चीज को छोड़ गया, उन्होंने ना उसको बाइफिकेट किया, ठीक है, कि एलोपैथिक डॉक्टर एलोपैथिक प्रैक्टिस करेंगे और लाइसेंस लेंगे। वेरी गुड। होम्योपैथिक डॉक्टर एग्जैक्टली लाइसेंसिंग पर ये अब आए हैं। यस, तो यही उसी की कानून की बात कर रहा हूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर जो काउंसिल से रजिस्टर्ड है वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करेंगे, दे आर अलाउड। बिल्कुल। उसके बाद हमारे हुक्मा जो हैं, हकीम साहबान जो हैं, वो जो फोड़े फिंसियां पहले ब्लेड से काटते थे उनको उनसे मना कर दिया गया। और इस वक्त आपकी मार्केट में वो जो 10% है उनमें हकीम भी रजिस्टर्ड है, उनमें डीएचएमएस डॉक्टर भी रजिस्टर्ड है, उनमें डेंटल डॉक्टर भी रजिस्टर्ड है। अच्छा, फिर दूसरी साइड पे हमारी केयर करने के लिए हमारे साथ नर्सेस और पैरामेडिक्स, ठीक है, ये लोग आते हैं। तो जो नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड नर्स है वो भी रजिस्टर्ड है। अब देखिए, जो डिलीवरी है, यस, अब जब डिलीवरी की बात आती है, हमारी बहुत सारी खवातीन, जो पहले रिवाज था देहातों में कि घर में डिलीवरी के दौरान फौत हो जाती थी, उसकी वजह ये कि वो जो दाइयां देहात में आती थी उन्हें तो पता ही कुछ नहीं होता था, और वो इंजेक्शन वो इंजेक्ट करती थी जो भैंसों को दूध के लिए देते हैं। ये मैं रियल फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब क्योंकि रजिस्टर्ड हो गई, लोगों को अगर इतनी अवेयरनेस मिल जाए कि हमने उस एलएचबी को, उस एलएचडब्ल्यू को, उस नर्स को अपने, हम सवाल नहीं करते, यस, पूछें। देखें, ये बड़ी बेहतरीन बात इन्होंने की है मौलाना साहब ने कि देखें, अगर आप कहीं जा रहे हैं, मिसाल है कि आपने आई का चेकअप कराना है या आपको अपनी हड्डियों का, तो आप पहले ये पूछिए, देखिए कि भाई आप रजिस्टर्ड हैं, आपके पास लाइसेंस है, आप ग्रेजुएटेड हैं, यू आर डिग्रीड। समटाइम सर ये होता है कि जी अच्छा डिग्री की तो बात ही ना करें ना, मतलब डिग्री तो डिग्री होती है, डिग्री होती है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा हम लाइसेंस पर भी बात करते हैं कि काइंडली सवाल करें, अपने आसपास पूछें, आंखें खोलकर उस चीज को देखें। ये सर हमारी अवेयरनेस थोड़ी 50% तो हमारा मसला यही हल हो जाता है मेरा ख्याल है। बाकी जो 50% है वो फिर आपके उस खुद सिलेक्शन पर है कि आप कौन से फिजिशियन, कुछ लोग क्लेम करते हैं हम फिजिशियन हैं लेकिन हम गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं। देखिए, ये दो चीजें जो है ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है। बेसिक पे, अगर मैं बेसिक पे बात करूं ना, जिसने एमबीबीएस कर लिया जी, वो आपकी बेस लाइन तो उसने पढ़ ली, इसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई डाउट, वो उसको बेसिक नॉलेज तो सारा है जी। अगर इसी से ही काम चलना था जी, तो फिर स्पेशलाइजेशन क्यों आई? ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब एक बंदा जो मुसलसल रोजाना 100 मरीज गायनी के देखता है, उसका एक्सपीरियंस जी, और एक बंदा जो पेट दर्द, सर दर्द, आंखों का दर्द, मुंह का दर्द और सारे मिला के, यानी उसके हिस्से में गायनी का एक पेशेंट है जी, उसका एक्सपीरियंस बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये तो हमारे ऊपर खुद मुनसिर है। और दूसरी बात फिर वही मैं दोबारा वही रिपीट करूंगा
कि हमारी जो अथॉरिटी है जी पंजाब हेल्थ केयर का, अब तो देखिए जोनल साइड पे वो आ गए हैं, हर जोन में उनके ऑफिसेज हैं, उनको एक्टिव होना चाहिए और गवर्नमेंट को उनको एक्टिव करना चाहिए। क्या है उसमें, क्या लूप होल्स हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं ये समझता हूं कि उनके साथ जो है ना ऐसे लोगों को होना चाहिए जी। जो लॉ से रिलेटेड हो और लॉ को इंप्लीमेंट करवाएं। लाइक दैट लीगल टीम्स इनकी जो है ना वो बहुत कमजोर है। एक आध लॉ ऑफिसर रखा वो भी सिर्फ अदालतों में पेश करने के लिए। अगर वो लोग आएंगे और मुख्तलिफ जगह पे जाके उनसे डिमांड करेंगे, उनके सर्टिफिकेट्स लेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट से मुझे याद आया कि कंज्यूमर कोर्ट्स ने, क्या आपको लगता है कि कोई हेल्थ कमीशन के थ्रू ये नहीं कोई वॉक, आगाही, अवेयरनेस वॉक या कोई सेमिनार करवाए हों जिसके अंदर ये है कि आपको राइट्स का पता चले अबाउट कंज्यूमर की जो है कोर्ट? देखिए कंज्यूमर कोर्ट जो है ना उसमें अवेयरनेस क्यों आई है, उसकी रीजन ये थी कि एक साइड पे कंज्यूमर कोर्ट था, दूसरी साइड से कंज्यूमर काउंसिल काम कर रही थी। वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल मौजूद है। ठीक है, वो क्या करता है, वो महीने में 2 से 3 दफा या तो वॉक करवाता है या मुख्तलिफ इदारों के अंदर जाता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वहां पे जाके वो अवेयरनेस सेमिनार करवाता है। वहां लोगों को जाके बताता है कि ये आपके राइट है, अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपका कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, देन गो टू कंज्यूमर कोर्ट। दैट्स रियली नाइस। हेल्थ में ऐसा है नहीं, कमीशन आ गया, एक्ट आ गया, चीजें बन गई, लेकिन मतलब ये कि उसके ऊपर उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। अगर प्रॉपर बंदा बंदे नहीं है, वो नहीं है, और हमें ऐसे बंदे चाहिए कि जो वहां पर अपने ऑफिस को फाल रखें, सर्विस में रखें। अच्छा सर, अशफाक साहब से बात करेंगे। सर ये बताइए कि हम बात कर रहे थे बलदियाती इदारों की और फिर ये कि महंगाई से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि जो बात हम कर रहे थे, मैं उसी को चाहती हूं कि आप उसी चीज को रिज्यूम करें कि हम समझते हैं कि ग्लोबली चीजें जो है उस तरह से, ठीक है उन्होंने 50 साल का आगे का सोचा हुआ था, उनकी थिंकिंग, और उनके पास जो है वो कहते हैं ना कि गोदाम में उनके पास चीजें सेटल्ड थी, और हमारे पास जो है वो फुकदान इस चीज का बना कि हमारा जो सिस्टम था वो उस तरीके से नहीं चला, और फिर ये कि जो आम आदमी है वो पेंडेमिक में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, और अब उसी के ये साइड इफेक्ट हैं जो कि लंबे, बेशक चीजें सर रिज्यूम हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि अब तो रिज्यूम हो रही हैं, अब तो चीजें रिस्ट्रिक्शंस हट रही हैं, तो अब क्या गवर्नमेंट, आपको लगता है कि अब क्या अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकती है कि अब महंगाई आगे कंट्रोल कर पाएगी वो? क्योंकि अब तो चीजें 3 साल में तो कोई नहीं किया सर। वैक्सीन लग गई सबको ना, वैक्सीन एक दूसरा एक्सपोजर है जी। वैक्सीन जो है वो एक्सपोजर थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि अगर हमें दुनिया के साथ सनकोराइज होना है, उनके साथ ट्रैवलिंग करनी है, कारोबार करना है, या मतलब जो भी ज़ाहिर है अब ये हम 21st सेंचुरी में हैं, तो यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी डिफरेंट है। तो इससे पहले एक एपिडेमिक आया था 1918 में आया था, 2022 तक चला था, तो वो 5 बड़े आजम तक नहीं पहुंचा था, उसको क्लोज कर लिया था 3 बड़े आजम तक उन्होंने। अच्छा, उसका रीजन ये था कि वो क्वारंटीन जो मतलब उन्होंने वो बना के एक जो जिसको आज भी हम कहते हैं क्वारंटीन कर दें, वो ये लफ्ज वहीं से बना था कि हाथा बना के ना तो उसमें लोगों को किया। तो वो जो है उसके बाद प्री जो पेंडेमिक था उनके जो मामला थे वो आप चेक कर लें, पढ़ लें, देख लें क्या हुए थे, दुनिया सारी तब्दील हो गई मामला। एक तो बात मैं आपको कहता चलूं कि ये कोरोना रहेगा, ये इस किस्म के जो अमराज आते हैं ना ये खत्म नहीं हुआ करते, ये चलते रहते हैं, इंटेंसिटी कम होती है, इनकी मेडिसिन आ जाती है, वो क्योरिंग होती है। मतलब आज भी इन्फ्लुएंजा जो है जो वो स्पेनिश जो फ्लू था मौजूद है। अच्छा, इसी तरह ये भी मौजूद रहेगा। अब ये है कि बाकी दुनिया किस तरह उसके साथ निपट रही है, हमने कैसे निपटना है, उसमें एक छोटी सी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनका ज़राअत पे इन्हिसार नहीं है। अच्छा, कुछ का है, कुछ इंडस्ट्री पे डिपेंड करते हैं, कोई हाई टेक पे करते हैं, कुछ चीजें करते हैं, तो वो रेसिप्रोकल अपनी चीजें जो हैं वो उस हिसाब से उसको वो चलते रहते हैं। ठीक हो गया। हम अपनी बात करेंगे तो हमारा सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है ना। अब हमें अगर कॉटन अच्छी मिलेगी, हमारी एक्सपोर्ट अच्छी होगी, रेट अच्छा मिलेगा, गंदम अच्छी होगी, पहले मुल्क की जरूरियात पैदा होंगी, हम उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसी तरह दालें हैं, इसी तरह और जितनी भी फूड आइटम्स में चीजें आती हैं, हम अगर उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा ज़र मुबादला बचेगा, ज़र मुबादला बचेगा तो हमारे यहाँ
लेकिन यहाँ जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि किसी चीज पे गवर्नमेंट फोकस नहीं है, फोकस नहीं कर रहे। अगर फोकस वो और उस पे वो करे तो वो मतलब अब हर चीज जो है हम दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं, जो दरअसल लोगों को पता होता है ऐसा नहीं है। अभी मौलाना साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, अब हम इदारे बना देते हैं। इन्हीं की बात से मैं आगे अगर थोड़ी सी बात कर लूं, मुझे इजाजत दें तो। टाइम एक तो एक शॉर्ट है, हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। हाँ, मैं एक छोटी सी बात, देखिए हमने हेल्थ केयर कमीशन बना दिया, हमने फूड अथॉरिटी भाई जो फूड अथॉरिटी बनाई उसमें कौन लोग बैठे हुए हैं? ठीक है। और क्या जिनके बारे में आप वो एक्ट ला रहे हैं उनको पता है कि ये किसके लिए ला रहे हैं? मुझे पता है, बिल्कुल सर, मैं एंड कंज्यूमर हूं, बिल्कुल मुझे पता है। भी आपने होटल में जाके उसको कर दिया, जुर्माना कर दिया, आपने घी मिल को कर दिया, आपने आटे की मिल को कर दी, व्हाट फॉर? वही रीजंस नहीं पता सर। अवेयरनेस की भी बात है और हमारे यहाँ जो लोगों की भी मुझे बात तो है कि वो गाइड नहीं करें, मेरा क्या राइट है, मुझे फूड कौन सी मिलनी चाहिए? एग्जैक्टली सर, यहाँ पर वही बात है कि जो लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में, एटलीस्ट है कि उनकी अवेयरनेस की भी बात है। सर टाइम हमारे पास शॉर्ट था और ये कि प्रोग्राम का टाइम अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत फॉर्चुनेटली खत्म हो गया और ये कि हमें क्लोजिंग की तरफ आते हैं। अच्छा, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर जर्नलिस्ट शौकत इशफाक साहब। सर थैंक यू सो मच, आपका आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया। सर, और हमारे साथ एडवोकेट फखर रजा मौलाना साहब मौजूद थे, जिन्होंने हमें डॉक्टर्स और पेशेंट्स के राइट्स के बारे में बताया। इसके साथ ही अपनी मेजबान दुरेश शहवार को रोही एट 10 से इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।